यह आदमी पूरे किंगडम के सबसे खतरनाक वॉरियर्स में से एक था, लेकिन अभी वो एक ऐसे बच्चे का गार्ड बनकर खड़ा था जिसके शरीर में माना तक नहीं था और जो एक टर्मिनल इलनेस से मरने वाला था। जब उस बच्चे ने कमरे से बाहर निकलने की जिद की तो वॉरियर को अपना किलिंग ऑरा छोड़ना पड़ा, वही ऑरा जिससे उसके सबसे खतरनाक दुश्मन भी डर से कांप जाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चा उस ऑरा के बीच से ऐसे चलकर निकल गया जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ये देखकर वॉरियर भी हैरान रह गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे मेंशन का सबसे सम्मानित वॉरियर एक छोटे से बच्चे को भी रोक नहीं पाया। वह बच्चा था काइल सल्टन, एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही मरने के लिए तय था। इस दुनिया में माना पानी की तरह जरूरी है, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए माना चाहिए, लेकिन काइल के शरीर में माना की भयंकर कमी थी। इसीलिए कहा गया था कि वह 20 साल का होने से पहले ही मर जाएगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह बच्चा असल में कौन है। काइल असल में उस टॉप 1 प्लेयर का रीइंकार्नेशन था जिसने इस गेम को पूरे 10 साल तक खेला था। वह इस दुनिया का हर सीक्रेट जानता था, यहाँ तक कि काइल की मौत का सच भी। काइल अपनी बीमारी से नहीं मरेगा, बल्कि अपने ही टेरिटरी में होने वाली रिबेलियन में मरेगा, और वह रिबेलियन शुरू करेगा उसका अपना भाई एडोल्फ। काइल एक बहुत ही सम्मानित सोर्ड्समैन फैमिली से आता था, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके पास तलवार चलाने का जरा भी टैलेंट नहीं था। गेम की सारी नॉलेज होने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी किस्मत कैसे बदले। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगा, वह अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मेड्स पर निकालने लगा। आखिरकार उसके पिता के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। अब सोचो, परिवार का भविष्य खत्म होने वाला है, उसके पास सोर्ड या मैजिक का टैलेंट नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और ऊपर से वह कमरे में कैद है। सच में लगता है जैसे इस बार यूनिवर्स ने उसे खास तौर पर निशाना बनाया हो। लेकिन तभी उसके पीछे अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी में कई ग्लोइंग मैजिक ऑर्ब्स हवा में तैर रहे थे। काइल हैरान रह गया क्योंकि उसने गेम में कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। जिज्ञासा में उसने एक ऑर्ब को छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, तुरंत कई सिस्टम नोटिफिकेशंस सामने आने लगे और उसका गेम प्रोफाइल खुल गया। तभी उसे पता चला कि उसके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जिनके बारे में उसे पहले कभी पता ही नहीं था। 10 साल तक गेम खेलने की वजह से उसके पास दुनिया की सारी नॉलेज थी। वह आने वाली कैटास्ट्रोफीज तक जानता था। अब उसके पास वह सब कुछ था जिससे वह इतिहास का सबसे ताकतवर मेज बन सकता था। उसने तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह माना को शेप करके तेज एनर्जी ब्लास्ट्स में बदलता और दीवार पर मारता। धीरे धीरे माना उसकी बंद चैनल्स में बहने लगा, उसकी बॉडी बदलने लगी और अंत में वह बीमारी जो उसे 20 साल में मारने वाली थी पूरी तरह खत्म हो गई। अब काइल सच में आजाद था। इसी दौरान पैलेस की किचन में जील नाम की एक लड़की यंग मास्टर के लिए खाना लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाकी मेड्स काइल के बुरे व्यवहार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थीं, इसलिए कोई भी उसे खाना देने नहीं जा रहा था। जब जील ने फिर भी खाना देने का फैसला किया तो एक मेड ने गुस्से में उसकी प्लेट गिरा दी और उसे थप्पड़ मार दिया। तभी वहां मेंशन का एक सम्मानित नोबल लेऑन पहुंचता है। वह तुरंत आदेश देता है कि खाना दोबारा बनाया जाए और यंग मास्टर तक पहुंचाया जाए। उधर काइल अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अपने 2 नए टैलेंट्स की मदद से मार्क की फैमिली की किस्मत कैसे बदली जाए। जब ज़ियल आखिरकार गर्म खाना लेकर काइल के कमरे में पहुंचती है तो काइल तुरंत अपनी इनसाइट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और तभी उसे पता चलता है कि इस लड़की के अंदर कई टैलेंट्स छिपे हुए हैं। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसके पास टॉप टियर टैलेंट भी है। तभी काइल के दिमाग में 1 साल पुरानी याद खुलती है। उसे याद आता है कि ज़ील को उसने एक ऑक्शन से सिर्फ $2 में खरीदा था, लेकिन अंत में उसने उसे स्लेवरी से आजाद कर दिया था। आजादी मिलने के बाद ज़ील इतनी भावुक हो गई कि उसने वादा किया कि वह हमेशा काइल के साथ रहेगी। अब काइल को समझ आ गया कि यह लड़की कितनी वैल्यूएबल है। ओरिजिनल गेम में ज़ील नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था क्योंकि रिबेलियन शुरू होने से पहले ही वह मर चुकी थी। लेकिन अब काइल ने फैसला कर लिया था कि वह इस बार कहानी बदल देगा। उसने ज़ील से कहा कि वह उसे उसके टैलेंट को इस्तेमाल करना सिखाएगा। यह सुनकर ज़ील बहुत खुश हो गई और उसके दिल में काइल के लिए अफेक्शन और भी बढ़ गया। कुछ दिनों बाद काइल को आखिरकार कमरे से बाहर निकलने की अनुमति मिल गई ताकि वह बाहर के माना पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर सके। लियोन अपने किलिंग इंटेंट के लिए सजा मांगता है, लेकिन काइल उसे माफ कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लियोन ये बात काइल के पिता को बताने जाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लड़का अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया कि एक अनुभवी वॉरियर के किलिंग इंटेंट को भी सह गया। जब लियोन काइल से मिलने जाता है तो वह देखता है कि काइल गहरी मेडिटेशन में बैठा है, बिल्कुल किसी बुधा की तरह शांत। वह वापस जाकर काइल के पिता को बताता है कि काइल पिछले 6 आवर्स से लगातार मेडिटेट कर रहा है। यह सुनकर बूढ़े पिता को पुराने दिन याद आ जाते हैं जब ट्रेनिंग के दौरान काइल 10 मिनट्स भी टिक नहीं पाता था।
लेकिन आज वही लड़का 6 आवर्स से बिना हिले डुले मेडिटेशन कर रहा था। कुछ तो जरूर बदल गया था इस लड़के में। अगली सुबह काइल उठा तो उसके शरीर से माना बाहर बह रहा था। वह उस माना को पूरे शरीर में फैलाने लगा, हर बैरियर को धक्का देकर तोड़ते हुए, जब तक कि वह उसके दिल तक नहीं पहुंच गया। उसी पल वह मैजिक इस्तेमाल करने लायक बन गया। इस दुनिया में मैजिक चलाने के लिए दिल के अंदर मैजिक सर्कल बनाना पड़ता है। यही सीखने के लिए वह अपने फैमिली की लाइब्रेरी पहुंचा। वहां की केयर टेकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने काइल को पहले कभी वहां नहीं देखा था। लेकिन काइल को किसी की बात सुनने का समय नहीं था। वह हर शेल्फ से किताबें खींचकर खोलने लगा, पागलों की तरह एक ही चीज ढूंढ रहा था, मैजिक सर्कल बनाने का तरीका। कुछ देर लाइब्रेरी उलटने पलटने के बाद उसे आखिर एक इंट्रोडक्टरी मैजिक बुक मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया, उसे समझ आया कि किताब की भाषा उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। उसकी स्पिरिट विजन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी। इस एबिलिटी की मदद से वह उस अजीब भाषा को तुरंत ट्रांसलेट कर सकता था। अब किताब की सारी जानकारी उसकी समझ में आने लगी। काइल तेजी से बेसिक मैजिक प्रिंसिपल्स सीखने लगा। जब उसे लगा कि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, तो उसने और भी बिगिनर किताबें मांगी। चालाकी से उसने उन सभी किताबों को रेंट कर लिया और अपने पैलेस के कमरे में ले आया। कुछ ही देर में उसका कमरा पेपर्स और किताबों से भर गया। ये सब देखकर गार्ड्स भी हैरान थे। एक ब्लॉन्ड गार्ड ने पूछा कि सब ठीक तो है, क्योंकि उसने काइल को पहले कभी किताब पढ़ते नहीं देखा था। दूसरी तरफ रेड हेड मेड को चिंता होने लगी। काइल पहले पढ़ाई से नफरत करता था, लेकिन अब अचानक वह इतनी किताबें मांग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जब वॉरियर ने काइल को बेसिक मैजिक प्रिंसिपल्स पढ़ते देखा, तो उसे उसकी माना इलनेस याद आ गई। काइल समझ गया कि वह क्या सोच रहा है और खुद ही बोला कि मैजिक सीखना आसान नहीं है। सच तो यह था कि उस मैंशन में हर किसी को उसका यह बिहेवियर अजीब लग रहा था, लेकिन काइल को फर्क नहीं पड़ता था। उसे याद था कि उसने खुद से वादा किया था, वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। उसे हर तरीका आजमाना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए उसने फैसला किया कि वह थोड़ी देर आराम करते हुए जितना हो सके उतना पढ़ेगा। गार्ड को याद आया कि पहले यह वही बच्चा था जो फेंसिंग क्लास के बाद रोने लगता था। उसके पिता ने कभी कहा था कि उन्हें इतना कमजोर बेटा नहीं चाहिए। वह एक कमजोर और रोने वाला बच्चा था जो किसी मुश्किल का सामना नहीं कर पाता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अचानक काइल ने देखा कि उसके गार्ड के स्टेटस में नया टैग आ गया है, फेवरेट। इसका मतलब था कि उनके बीच रिश्ता बेहतर हो रहा है। गार्ड ने सोचा कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए और वह बाहर खड़ा हो गया। अब काइल कमरे में अकेला था, अपनी किताबों के पहाड़ के साथ। अब असली काम शुरू हुआ। उसने अपनी इनसाइट मैजिक एक्टिवेट की। अचानक सारी किताबें जैसे जादू की तरह एक साथ डिकोड होने लगीं। उसकी स्किल की स्पीड पागलपन की हद तक तेज थी, नॉर्मल पढ़ने से 12 टाइम्स फास्टर। मुश्किल हिस्से ऑटोमेटिकली अलग फोल्डर में सेव हो रहे थे। धीरे धीरे मैजिक सर्कल फॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स एक डेटाबेस की तरह उसके दिमाग में स्टोर होने लगे। जैसे जैसे किताबें डिकोड होती गईं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती गई। अब उसके पास इतना नॉलेज था कि वह खुद एक मैजिक सर्कल बनाने की कोशिश कर सकता था। उसने माना को अपने शरीर में गाइड किया और उस गोल्डन पाथ पर चलाने लगा। पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसने अपनी सारी ब्लू एनर्जी दिल की तरफ भेजी। ये प्रोसेस बेहद दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जल रहा हो, लेकिन उसे आखिर तक टिके रहना था। अगर वह बीच में हार मान लेता तो माना बेकाबू होकर वापस उसके शरीर में फट पड़ता और उसके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता। माना बेकाबू होने लगा। कमरे में रखी किताबें हवा में उछलने लगीं। फिर भी काइल ने हार नहीं मानी। आखिरकार बहुत दर्द और कोशिशों के बाद उसने अपना पहला माना सर्कल बना लिया। उसी पल उसके ब्लॉक्ड माना चैनल्स कमजोर पड़ने लगे। अब उसकी माना अब उसके शरीर के अंदर फंसी हुई नहीं थी। अब वह बाहर की ओर बह रही थी, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। ये महसूस करते ही वह अंदर से रोमांचित हो गया। आखिरकार उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब वह जब चाहे तब मैजिक इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन उसी खुशी के बीच उसे अचानक एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। पूरी रात वह इसी काम में लगा रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसके दिमाग में बस इतना ख्याल आया कि उसका दोस्त इस बात पर जरूर गुस्सा होगा, पर इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह लड़की लड़के के लिए उसका नाश्ता लेकर कमरे में आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई। लड़का फर्श पर बेहोश पड़ा था और उसके चारों तरफ किताबें बिखरी हुई थीं। वह घबरा गई और तुरंत उसे उठाने की कोशिश करने लगी। साथ ही वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रात में यहाँ क्या हुआ था।
सिर्फ एक ही रात में एमसी ने कई दिनों से जमा की हुई अपनी सारी माना खर्च कर दी थी, सिर्फ उस मैजिक सर्कल को बनाने के लिए। लेकिन इसी पल के साथ उसकी जिंदगी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब उसकी जिंदगी एक सच्चे मेज की तरह आगे बढ़ने वाली थी। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है किचन से। वहां मेड खुशी खुशी एक स्वादिष्ट खाना बना रही थी। पिछली बार जब उसने खाना बनाया था तो उसके मास्टर ने उसकी बहुत तारीफ की थी। उसी तारीफ ने उसे इतना खुश कर दिया था कि आज वह और भी मेहनत से खाना बना रही थी। लेकिन जैसे ही खाना तैयार हुआ, बाकी लड़कियां भी आ गईं। वे सब चाहती थीं कि आज वही यह डिश लेकर लॉर्ड के पास जाएं। पहले तो वे मजाक मजाक में बात कर रही थीं, लेकिन अचानक उनका लहजा बदल गया। उन्होंने कहा कि लड़के की देखभाल असल में उनकी जिम्मेदारी थी, और अब जब मास्टर की पर्सनैलिटी पहले से काफी बेहतर हो गई है तो उन्हें पुराने एग्रीमेंट पर वापस लौटना चाहिए। लेकिन लड़की ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया कि अगर काम को लेकर कोई शिकायत है तो वे सीधे एमसी से बात कर सकती हैं। इतना कहकर उसने उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही वहां से चलना शुरू कर दिया। बाकी लड़कियां बस उसे देखते रह गईं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, उनमें से एक ईर्ष्यालु लड़की ने पीछे से ताना मारते हुए कहा कि वह कोई खास या महत्वपूर्ण इंसान नहीं है। उधर कमरे में लड़का अपने बिस्तर पर बैठकर आराम से अपना खाना खा रहा था। आज का खाना सीजन्ड मीट से भरा हुआ था और पिछली बार के मुकाबले रेसिपी को थोड़ा बदल दिया गया था, जिससे उसका स्वाद हर दिन और भी बेहतर होता जा रहा था। पिछले कुछ समय से वह रोज कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। इसी दौरान उसने हेड शेफ से कुछ नई रेसिपीज भी सीख ली थीं। खाने के बाद उसके मन में एक और सवाल आया। वह जानना चाहता था कि स्पिरिट मैजिक की पढ़ाई कैसी चल रही है। सबसे पहले उसे उस मैजिक स्टाइल की इंट्रोडक्शन बुक चाहिए थी, लेकिन लड़की काफी समझदार थी। उसने बिना किसी मैजिकल मदद के पहले ही आधी किताब पढ़ ली थी। अब तक जो कुछ उसने पढ़ा था उससे यह साफ लग रहा था कि वह एक मेहनती परिवार से आती है और धीरे धीरे लेकिन लगातार सीखती रहती है। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी टैलेंट काफी अच्छी थी, लेकिन अभी भी वह पर्याप्त नहीं थी। किताब बंद करते हुए लड़के ने कहा कि अभी उसके पास समय कम है और उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। उसने बताया कि 2 महीनों के अंदर परिवार में सक्सेशन सेरेमनी होने वाली है, लेकिन उसी दिन एक भयानक घटना भी होने वाली है। दूसरे बेटे अडोल्फ के नेतृत्व में एक कू होगा जो पूरे मेरिस फैमिली को गिरा देगा। अगर वे इस रिबेलियन में मरना नहीं चाहते तो सबको मजबूत बनना होगा, खासकर उसे। इसी वजह से उसने आदेश दिया कि अब से किचन का काम कोई और संभालेगा और वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देगी। लेकिन लड़की ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि वह दोनों काम एक साथ करेगी। वह नहीं चाहती कि कोई और उसके मास्टर की देखभाल करे या उसे सर्व करे। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए उससे विनती करने लगी कि उसे यह काम जारी रखने दिया जाए। लड़का उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह समझ गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है। उसका परिवार टूट चुका था। वह एक नोबल से सीधे स्लेव बन गई थी। इतना ही नहीं, वह अपने परिवार के उन लोगों से भी संपर्क खो चुकी थी जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में रहते थे। उसे यह भी नहीं पता था कि वे जिंदा हैं या नहीं। इतने कठिन समय के बाद उसकी जिंदगी अब जाकर थोड़ी स्थिर हुई थी। लेकिन जब उसे स्पिरिट मैजिक पढ़ने के लिए कहा गया तो वह असमंजस में पड़ गई। शायद उसे डर था कि अगर वह अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो उसे मैंशन से निकाल दिया जाएगा। लेकिन लड़के ने उसे फिर से भरोसा दिलाया। उसने कहा कि वह वही इंसान है जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वह कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है और हमेशा उनकी रक्षा करता है। उसने यह भी वादा किया कि उसने उसे यह सब पढ़ने के लिए बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के नहीं कहा है। उसने बताया कि उसकी स्किल्स बहुत सावधानी और मेहनत से भरी हुई हैं। अगर वह इसी तरह मेहनत करती रही तो एक दिन उसे हेडमेड के पद पर भी प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन मैंशन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी भी उसकी जगह ले सकते हैं। इसीलिए उसने उससे पूछा कि क्या वह जानना नहीं चाहती कि इस आर्ट में ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होगा। स्पिरिट मैजिक वाले मेज दुनिया में बेहद सम्मानित होते हैं और बहुत ही रेयर भी। अगर वह इसे सीख लेती है तो वह एक अद्भुत मेज बन सकती है और पूरी दुनिया उसका सम्मान करेगी, और तब तक इस फील्ड में उसकी जगह कोई एनपीसी भी नहीं ले पाएगा। ये सुनकर लड़की खुद भी हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं था कि वह इतना बड़ा काम कर पाएगी। लेकिन जब लड़के ने उसे वह किताबें थमाईं तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक दिन सबसे महान मेज बनेगी। लड़की ने उन किताबों को लिया और अपने लॉर्ड को गले लगा लिया। उसे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था और उसने फैसला कर लिया कि वह पूरी ताकत से मेहनत करेगी। इसके बाद उनके रिलेशनशिप का लेवल बढ़कर 60 तक पहुंच गया। कुछ समय बाद लड़की को ऑफिशियली मास्टर की पर्सनल मेड बना दिया गया ताकि वे दोनों साथ साथ पढ़ाई कर सकें। लड़के की पर्सनल नीड्स का ध्यान रखते हुए उसे एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब से वही उसकी नई जगह बनने वाली थी जहां वह शांति से स्टडी और ट्रेनिंग कर सके। यहाँ सिक्योरिटी भी बेहतर थी और उसे उन जेलस लड़कियों की चिंता भी नहीं करनी पड़ती थी। उसे यह जगह बहुत पसंद आई क्योंकि अब वह अपने लॉर्ड के कमरे के काफी करीब थी।
दोनों ने मिलकर फैसला किया कि चाहे जो भी हो वे पूरी मेहनत करेंगे और हर हाल में सरवाइव करेंगे। जब लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती तो कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर लड़के को गार्डन में टहलते हुए देखती। हर बार जब वे मिलते उनके बीच अपनापन थोड़ा और बढ़ जाता और उनका रिलेशनशिप और मजबूत हो जाता। कुछ समय बाद वॉरियर को एक जरूरी खबर सुननी पड़ी। यह खबर महान लॉर्ड एडल्फ के बारे में थी। उसे पता चल गया था कि उसका छोटा भाई बदल गया है। हाल ही में वह काफी मजबूत हो गया था और हर दिन लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। साथ ही वह मैजिकल स्टडीज पर भी ध्यान दे रहा था और उसकी पर्सनैलिटी भी पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। अब वह पहले जैसा परेशान करने वाला नहीं रहा था। यह सब जानकर एडोल्फ को एहसास हुआ कि उसका भाई आखिरकार मैच्योर हो गया है। इसलिए उसने सोचा कि बड़े भाई होने के नाते उसे जाकर उससे मिलना चाहिए। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है। लड़के की सुबह की सैर में हमेशा अपने दोस्त से मिलने का एक पल शामिल होता था। इस बार वह उसे एक ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां कोई देख न सके। उसने कहा कि वह वहां एक मैजिक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। दोनों किंगडम की सीमा से बाहर एक ऐसी जगह पहुंचे जो घने पेड़ों से ढकी हुई थी। जब वह ट्रेनिंग करेगा तब उसका दोस्त आसपास नजर रखेगा ताकि कोई भी उनके करीब न आए और उनका सीक्रेट बाहर न जाए। ब्लॉन्ड लड़का थोड़ा चिंतित दिख रहा था क्योंकि उसका दोस्त उस बीमारी के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब लॉर्ड काइल पहले जैसा नहीं था। अब वह अपनी एनर्जी को सच में कंट्रोल कर सकता था। उसने सामने खड़े एक पेड़ की तरफ एक पावरफुल मैजिक मिसाइल छोड़ी। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। उस धमाके की ताकत देखकर दोनों ही हैरान रह गए। अटैक इतना शक्तिशाली था कि उसने पेड़ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इससे साफ हो गया कि यह टेस्ट सफल रहा। आवाज इतनी तेज थी कि शायद मैंशन तक भी सुनाई दे सकती थी, लेकिन औरा ने उस शोर को दबा दिया। ब्लॉन्ड दोस्त की तेज रिफ्लेक्सेस सही समय पर काम आईं और उनका सीक्रेट सुरक्षित रहा। काइल ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने लाइब्रेरी से ली हुई किताब की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अपना पहला मैजिक सर्कल बना लिया था। उसी के साथ औरा की मदद से उसने उस बीमारी को भी काबू कर लिया जो उसे हर दिन परेशान करती थी। मुस्कुराते हुए वह अपना मैजिक दिखाते हुए कहता है कि वह इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। तब उसके दोस्त को समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से उसके दोस्त में जो बदलाव महसूस हो रहा था वह आखिर क्यों था। उसने अपने छोटे भाई को अपनी समझदारी से खुद को हील करने के लिए बधाई दी। अब उनके बीच का रिश्ता भी बेहतर हो गया, जैसे किसी ऐसे इंसान के लिए होता है जो परसिविरेंस की कद्र करता है। लेकिन एक बात अभी भी अजीब थी। ये मैजिक मिसाइल टेक्निकली फर्स्ट सर्कल का स्पेल था और इसकी ताकत किसी बड़े ब्रूट के पंच जितनी भी नहीं होनी चाहिए थी, मगर असल में इसकी पावर किसी 4th लेवल सर्कल जैसी लग रही थी। ये सच में पागलपन जैसा था कि एक बिगिनर मेज ने 4थे रैंक की क्षमता अनलॉक कर ली थी। शायद लड़का एक प्रोडिजी था जिसे पहले कभी नोटिस ही नहीं किया गया। अपनी स्किल की वजह से वह लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें पढ़ चुका था और उसने महीनों की पढ़ाई बचाकर सीधे पहला सर्कल बना लिया था। लेकिन पढ़ाई के दौरान उसके दिमाग में एक सवाल आया, यहाँ मैजिक ओरिजिनल गेम से इतना अलग क्यों है? यहाँ उसे पहले रिचुअल ड्रॉ करना पड़ता है और फिर स्पेल एक्टिवेट करने के लिए मुश्किल इक्वेशंस हल करनी पड़ती हैं, जबकि गेम में मैजिक काफी सिंपल था। बस एक सिंबल बनाओ और माना खुद ही एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन उसकी मैजिक बिल्कुल यूजर फ्रेंडली नहीं थी और जरूरत से ज्यादा पावरफुल थी। यही असली समस्या थी, क्योंकि अभी सही समय नहीं था कि वह अपनी असली पहचान सबके सामने दिखाए। इसीलिए उसने अपने दोस्त से कहा कि यह बात सिर्फ उन दोनों के बीच सीक्रेट रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह उसने यह बात कही उससे उनके रिलेशनशिप में थोड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि उसका दोस्त ऐसे सीक्रेट रखने वाली बातों को पसंद नहीं करता था। असल वजह यह थी कि काइल नहीं चाहता था कि लोगों को उसकी असली ताकत का पता चले। उसे याद था कि 2 महीनों के अंदर रिबेलियन होने वाली है। यह बात याद आते ही ब्लॉन्ड लड़का भी घबरा गया, क्योंकि उसी समय सक्सेशन सेरेमनी भी होने वाली थी। परंपरा के अनुसार परिवार अपने अगले सक्सेसर को उसकी कॉम्पिटेंस के आधार पर चुनता था। इसमें पर्सनैलिटी, सोर्ड टैलेंट और कई दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते थे। इन सब के आधार पर हर उम्मीदवार का मूल्यांकन होता था और फिर सबसे प्रॉमिसिंग एयर को चुना जाता था। अभी के समय में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे। पहला था सबसे बड़ा बेटा महान एबल और दूसरा था दूसरा बेटा चालाक और निर्दयी एडोल्फ। सबसे बड़ा बेटा मैरिस फैमिली का लेजिटिमेट वारिस था और सबसे प्रसिद्ध उम्मीदवार भी। वह स्वभाव से दयालु था और उसकी सोर्ड स्किल्स भी कमाल की थीं, क्योंकि वह बचपन से ट्रेनिंग कर रहा था। दूसरी तरफ एडोल्फ भी लेजिटिमेट था, लेकिन अपने बड़े भाई की ज्यादा टैलेंट की वजह से उसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। मगर बड़े होते होते उसकी एबिलिटीज अचानक बहुत बढ़ गईं और उसने काफी सपोर्टर्स भी जुटा लिए। सच कहें तो उसका व्यक्तित्व किसी गैंग लीडर जैसा लगता था। जब वे दोनों आमने सामने आए तो तुरंत ही माहौल अजीब सा हो गया।
दोनों ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे सामने वाला मौजूद ही नहीं हो। हल्की हल्की तानेबाजी शुरू हो गई। गोल्डन नाइट ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह तो इतना खोया हुआ था कि उसे उनके आने का पता ही नहीं चला। लेकिन यह बहाना मानना मुश्किल था, क्योंकि उसके पास 5 साल की उम्र से ही एक बेहद मजबूत ऑरा था। ये बस बचपन की एक छोटी सी कहानी थी जिसे दोहराने का खास मतलब नहीं था। दूसरी तरफ बीच वाला भाई अडोल्फ अपनी ऑरा को 15 साल की उम्र में जाकर जागृत कर पाया था, जो काफी देर से माना जाता है। हालांकि इस दुनिया में ऐसा होना असामान्य नहीं था। कई लोग लेट ब्लूमर होते हैं और बहुत बाद में मैजिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अचानक क्रूल गाय के फॉलोअर्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह देखकर एडोल्फ को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानता था कि अपने पिता के घर के नियमों का अनादर नहीं किया जा सकता। एबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसके भाई के सबॉर्डिनेट्स काफी अच्छी तरह ट्रेंड हैं और किसी संभावित एयर की सेवा करने के लायक हैं। लेकिन दोनों भाइयों के बीच का तनाव और बढ़ गया। एडोल्फ ने ठंडे अंदाज में कहा कि वे अभी जितना चाहे हंस लें, क्योंकि ज्यादा समय तक यह हंसी नहीं चलेगी। जब वह वहां से गया तो उसकी यह आखिरी लाइन काफी सस्पिशियस लगी और माहौल थोड़ा डरावना हो गया। उधर खाना खाते समय एमसी आने वाली सेरेमोनी के बारे में सोचने लगा। 2 महीनों बाद सक्सेशन सेरेमोनी होने वाली थी। इस टेरिटरी में वह नियम नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही सब कुछ विरासत में पाए। यहाँ एयर को चुना जाता था और चुने जाने के लिए सबसे अहम क्राइटेरिया थे स्ट्रेंथ और रैंकिंग। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था, यंग मास्टर। उसकी बीमारी की वजह से उसे शुरू से ही सक्सेशन से बाहर कर दिया गया था। उसके अलावा उसका तीसरा बड़ा भाई जो ड्यूक था भी इन राजनीतिक चालों में शामिल नहीं हो सकता था। इसलिए अभी असल मुकाबला 2 बड़े भाइयों के बीच था, एबल और एडोल्फ। सेरेमोनी में ज्यादा समय नहीं बचा था। उससे पहले कोई बड़ा कदम उठाना भी आसान नहीं था, और अगर एमसी की पावर्स किसी को पता चल गईं तो हालात और भी खतरनाक हो सकते थे। भविष्य में सिर्फ 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती थीं। या तो वे उसे अपना एलाई बनाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देंगे। इतिहास में सक्सेशन की लड़ाइयों के दौरान कई बार भयानक ब्लडबाथ हुए थे। गेम की लोर के मुताबिक एडोल्फ निश्चित रूप से हीरो को खत्म करने की कोशिश करेगा। शुरू से ही उसका प्लान पूरे परिवार को मिटाकर खुद शासन करने का था। इसीलिए एमसी का मौजूदा लक्ष्य था अपनी बीमारी को पूरी तरह हराना और अच्छे लोगों के साथ अलायंसेस बनाना। उसके सामने बैठे लियोन को समझ में आ गया था कि मेजेस को अपनी एबिलिटीज छिपाकर रखनी पड़ती हैं ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें। लेकिन इस घटना के बाद वह जरूर एमसी की ताकत के बारे में फैमिली हेड को रिपोर्ट करेगा। अभी के लिए वॉरियर की लॉयल्टी मार्की के प्रति थी, यंग मास्टर के प्रति नहीं। फिर भी हीरो अपने दोस्त के लिए कुछ करने की योजना बना रहा था। यह सुनकर ब्लॉन्ड लड़का थोड़ा चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एमसी सच में मेज बनने को कितना गंभीरता से ले रहा है। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उनके पिता को पता चला कि उनका सबसे छोटा बेटा मजबूत बन रहा है तो उन्हें बहुत गर्व होगा। इस बातचीत की वजह से दोनों का रिलेशनशिप काफी बेहतर हो गया। एमसी को एक और दिलचस्प बात पता चली, साथ में खाना खाने से कैरेक्टर्स के बीच रिलेशनशिप तेजी से बढ़ता है। इसलिए उसने फैसला किया कि अब से वे हर दिन साथ में खाना खाएंगे। रात होने के बाद भी बच्चा लगातार अपने रिचुअल्स की पढ़ाई करता रहा। अगर वह इन्हें मैजिक के साथ एक्टिवेट कर पाए तो उसकी पावर बेहद तेजी से बढ़ सकती थी, लगभग पागलपन की हद तक। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि गेम का तरीका उसे इतना ज्यादा ताकतवर क्यों बना रहा है। किसी न किसी दिन उसे अपनी पावर्स दूसरे लोगों को दिखानी ही पड़ेंगी। इस दुनिया में माना एक्टिवेशन बहुत धीमा और कठिन प्रोसेस था, लेकिन अपनी पावर को ज्यादा सटीक तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ नए तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। अगर वह कुछ एडवांटेजेस और स्ट्रेटजीज को मिलाकर इस्तेमाल करे तो वह दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करके बहुत ज्यादा पावर हासिल कर सकता था। समस्या यह थी कि यह बेहद खतरनाक था। थोड़ी सी गलती भी एक भयानक मैजिकल एक्सप्लोजन का कारण बन सकती थी। फिर भी उसने कोशिश जारी रखने का फैसला किया। वह जानता था कि यह पूरी तरह असंभव नहीं है। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा था। और अगर जिंदगी में कभी खतरा उठाया ही नहीं तो आगे बढ़ना भी मुश्किल था। अचानक उसके शरीर से माना तेजी से बाहर निकलने लगा। कमरे के अंदर उसकी एनर्जी खतरनाक स्तर तक बढ़ गई। हर तरफ एक्सप्लोजन वार्निंग्स जैसी स्थिति बनने लगी। फिर भी उसने अपना प्लान नहीं छोड़ा। वह सीक्वेंसेस को एनालाइज करने लगा और एक्टिवेशन प्रोसेस को शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाथवेज को कंबाइन कर लिया और बेहद शक्तिशाली डैमेज पैदा करने में सफल हुआ। अपने कमरे के अंदर उसने एक बिल्कुल नई तरह की मैजिक बना ली, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था और बेहद शक्तिशाली था। इस बार उसने एक्टिवेशन को सही तरीके से कंबाइन करके एक मैजिक मिसाइल तैयार कर ली। अब जब इस प्रोसेस की फाउंडेशन बन चुकी थी तो वह और ज्यादा पावर हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन तभी असली खतरा सामने आया। एक्सप्लोजन्स की आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगीं और किसी
एमसी का ध्यान उस कमरे की तरफ खींचने लगा। उसी समय एक मेड वहां से गुजर रही थी। आवाज सुनकर वह चिंतित हो गई और यह देखने जाना चाहती थी कि उसका मास्टर ठीक है या नहीं। सौभाग्य से लड़का बिल्कुल ठीक था, लेकिन कमरे की दीवार में अब एक बड़ा सा छेद हो चुका था। साफ था कि ऐसे एक्सपेरिमेंट घर के अंदर करने के बजाय बाहर करना ज्यादा समझदारी होती। शायद यही वजह थी कि बार बार नोटिफिकेशंस आ रही थीं कि उसे ट्रेनिंग के लिए एक वर्कशॉप बनानी चाहिए। तभी वॉरियर भी वहां पहुंच गया, जो उस तेज आवाज से चौंक गया था। उधर किचन में सूप का स्वाद कुछ अजीब लग रहा था। उसमें नमक नहीं था, बिल्कुल फीका और बेमजा। तभी एक दूसरी मेड ने ध्यान दिया कि यह सूप मेहनती लड़की बना रही है। उसका नाम डेजी था, जो उसकी दोस्त थी और बहुत दयालु स्वभाव की थी। लेकिन लड़की उसके पास जाने से डर रही थी, क्योंकि पिछली बार बाकी मेड्स के साथ उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। डेजी बाकी लड़कियों से अलग थी और उसने उसे बताया कि खाने में सीजनिंग कैसे बेहतर की जाती है। उसने एक खास इंग्रेडिएंट के बारे में बताया जो खाने को गहरा और स्वादिष्ट फ्लेवर देता है। जब लड़की ने उस सीजनिंग के साथ खाना चखा तो वह हैरान रह गई कि स्वाद कितना अच्छा हो गया था। डेजी का व्यवहार देखकर उसने उससे कुकिंग टेक्निक्स सिखाने की रिक्वेस्ट की। सौभाग्य से डेजी भी खुश थी कि दोनों को साथ में थोड़ा सीखने का मौका मिल रहा है। दोनों मिलकर खाना देने जा रही थीं और रास्ते में लॉर्ड के बारे में बात करने लगीं। डेजी ने माना कि जब उसने सुना कि लॉर्ड ने सिर्फ अपने लिए एक मेड मांगी है तो वह थोड़ा चिंतित हो गई थी। लेकिन हाल ही में एमसी का व्यवहार काफी सम्मानजनक हो गया था और वह बुरा इंसान नहीं लग रहा था। जब एमसी पढ़ाई कर रहा था तब उसे पता चला कि डेजी ने उससे जुड़ी जानकारी पूछी थी, जैसा कि उन्होंने पहले तय किया था। येल ने अपने दोस्त की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। डेजी को अच्छा काम करने और सही फैसला लेने के लिए प्रेज भी मिला। एमसी को लगा था कि इम्पेशेंट लोग अब तक कोई कदम उठा चुके होंगे, लेकिन मामला जितना दिखता है उससे ज्यादा लंबा है। फिर भी बीच वाला भाई एडोल्फ जल्दबाजी करने वाला था। साफ था कि वह अपने बुरे प्लान्स को जल्दी अंजाम देना चाहता था। अपने ऑफिस में मार्की को जब पता चला कि उसके बेटे ने अपनी बीमारी पर काबू पा लिया है तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। लेओन ने रिपोर्ट दी कि लड़का मैजिक की पढ़ाई कर रहा है, यहाँ तक कि उसने बिना किसी खास टैलेंट के फर्स्ट सर्कल भी हासिल कर लिया है। यह सुनकर फैमिली हेड बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसे याद था कि एमसी की हालत कितनी खराब थी और वह लगभग हमेशा उदास रहता था। इसी वजह से पिता और बेटे के बीच अक्सर झगड़े होते थे और वे एक दूसरे से दुश्मनों की तरह बहस करते थे। एक बेहद बुरे पल में लड़के ने अपने ही पिता को यह कहते सुना था कि वह ऐसा बेटा कभी नहीं चाहता था जो सिर्फ परेशानियां पैदा करे। अब साफ दिख रहा था कि आदमी को उस गुस्से में कही बातों का पछतावा है। उस बीमारी को हराने के लिए किसी के पास असामान्य मैजिक टैलेंट होना जरूरी था और ऐसा टैलेंट आमतौर पर 5 साल की उम्र में ही दिखाई देता है। शायद यह पहली बार था जब किसी ने 13 साल की उम्र में यह कर दिखाया हो। इसमें कोई शक नहीं था कि काइल ने अपनी समस्या को पार कर लिया है, क्योंकि अब वह मैजिक मैनिपुलेट कर सकता था। यह सच में एक चमत्कार था। फिर भी शायद लड़का अपने पिता से नाराज होगा, लेकिन वॉरियर ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, असल में मामला उल्टा है। लड़के ने खुद कहा था कि वह फैमिली हेड से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, क्योंकि वह लगभग हमेशा घर के अंदर ही रहता है और बाहर जाने के लिए मार्की की परमिशन चाहिए। उसने जोर देकर कहा कि उसके पिता जानते हैं कि वह उनसे अकेले में मिलना चाहता है। ये सुनकर आदमी ने निष्कर्ष निकाला कि अभी उनके बीच कोई रिजेंटमेंट नहीं है। ये बात सुनकर दुखी पिता के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई, क्योंकि अब वह अपने बेटे से मिल सकता था। उसी समय लड़का अच्छे कपड़ों में तैयार होकर मेरिस से मिलने पहुंच गया। चैप्टर 11। वह एक सम्मानित सोर्ड्समैन परिवार का हेड था, जिसने कई पीढ़ियों से बॉर्डर को मॉन्स्टर्स से बचाया था। पूरे कॉन्टिनेंट में मौजूद सिर्फ 5 सोर्ड मास्टर्स में से एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रोटैगनिस्ट का पिता। उसके पास जाते ही लड़के के हाथ बिना किसी वजह के कांपने लगे, लेकिन उसका शरीर अब भी उन पुराने डर और रिजेंटमेंट को याद कर रहा था। उसे वह समय याद आया जब वे तलवार की ट्रेनिंग करते थे और उसे बार बार डांटा जाता था। वह इतना कमजोर था कि लकड़ी की तलवार भी नहीं उठा पाता था। वह तलवार उसके लिए बहुत भारी थी। एक ऐसे सोर्ड्समैन परिवार के लिए यह बहुत बड़ी निराशा थी, जहां कभी इतना कमजोर बच्चा पैदा नहीं हुआ था। लंबे समय तक उसे लगता रहा कि वह बेकार है, क्योंकि वह तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे डर था कि एक दिन उसे छोड़ दिया जाएगा। ये सारी भावनाएं प्रोटैगनिस्ट के मन में एक साथ उमड़ पड़ीं, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया था। ये यादें असल में इस शरीर के असली मालिक उस प्रिंस की थीं, लेकिन क्योंकि उनकी आत्माएं आपस में उलझ गई थीं, उनकी भावनाएं भी एक दूसरे से जुड़ गई थीं। सौभाग्य से अब इस शरीर को नियंत्रित करने वाला वही डरपोक लड़का नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ वह लड़का ही नहीं था, बल्कि असल जिंदगी का एक वयस्क इंसान ली भी था। उसका लक्ष्य था यह साबित करना कि काइल सुल्टरान सम्मान पाने के लायक है। आखिरकार दोनों आमने सामने बैठे और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लगता था कि हीरो इस मुलाकात
मुलाकात में अपने पिता से कुछ कहना चाहता था। नियम साफ थे, उसे बिना अनुमति अपने कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हाल ही में पढ़ाई करने की वजह से उसे लाइब्रेरी जाने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन उसे कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी थी। हीरो अपने पिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, क्योंकि पहले बहुत सारी समस्याएं हो चुकी थीं। फिर भी उसका पिता पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था और एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी भी। हालात आसान नहीं थे और इसका सामना करने का एक ही तरीका था, सीधी नेगोशिएशन। पहले वह गुस्से में आकर जवाब दे देता, लेकिन अब वह काफी मैच्योर हो चुका था। वह पहले ही अपने पिता को बहुत परेशान कर चुका था और उसका अतीत उस पर भारी पड़ रहा था। इसलिए अब वह गंभीरता से सोच रहा था और उसके पास बदलने का मौका था। कई सालों की लड़ाइयों और टकराव के बाद लड़के ने आखिरकार अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। इसके साथ ही उस चतुर लड़के ने मार्की के सामने एक डील भी रखने की बात कही। अब सबको पता चल चुका था कि पहले बीमार रहने वाला वह लड़का उस बीमारी को हरा चुका है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी। यह एक बड़ा चमत्कार था जिसे इस फैंटेसी दुनिया में भी मानना मुश्किल था। प्रोटोगोनिस्ट की शक्ति असामान्य थी क्योंकि वह अलग अलग सर्कल्स को मिला सकता था। उसने यह साबित करने के लिए एक फायरबॉल बनाया कि वह फर्स्ट सर्कल मेज बन चुका है। वॉरियर की कहानी सुनने के बाद भी पिता को इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों से यह देखा, सब कुछ बदल गया। लड़का इतना मजबूत हो चुका था कि वह अपने शरीर में बहते माना को महसूस कर सकता था, जो लगातार बढ़ रहा था। इस दुनिया में जो मेजेस उस बीमारी को हरा देते हैं, उनके पास पागलपन जैसी पोटेंशियल होती है। यहाँ एक शक्तिशाली मेज की कीमत पूरे नाइट्स के ऑर्डर के बराबर होती है। हालांकि उसका परिवार सोर्ड्समैन के लिए जाना जाता था, लेकिन फ्रंट लाइन पर एक मजबूत मेज होना भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। अगर परिवार इस योजना का समर्थन करे तो सभी को इन एबिलिटीज से लाभ मिलेगा। एलीट सोर्ड्समैन और एक्सेप्शनल मेजेस का मिला-जुला आर्मी पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ताकतवर बन सकता है। ये डील परिवार के लिए भी फायदेमंद थी और उस लड़के के लिए भी। उसकी टैलेंट में इन्वेस्ट करना और उसे विकसित करना सही फैसला था। जिंदगी में सबसे जरूरी जीतना होता है और मार्की हमेशा प्रॉफिट और ऑनर को सबसे ऊपर रखता था। अगर वह फैमिली बॉन्ड की बात करता तो शायद काम नहीं बनता, क्योंकि मार्की परिवार के हित के लिए ठंडे दिमाग से कठोर फैसले लेने में सक्षम था। लेकिन अगर दोनों के हित एक जैसे हों तो कमजोर रिश्ता भी सहयोग में बदल सकता है। अब मामला दो समझदार वयस्कों के बीच तय होने वाला था। बूढ़े आदमी को तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठा लड़का वही बेटा है जिसे वह पहले जानता था या नहीं, क्योंकि अब वह किसी बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। वह पूरी तरह बड़ा और समझदार लग रहा था। उसने परिवार से अनुरोध किया कि वे उसकी जैसी दुर्लभ टैलेंट में निवेश करें। नेगोशिएशन इतनी अच्छी तरह हुई कि उसने सामने वाले की जरूरतों को समझ लिया और उसी आधार पर सौदा किया। अंत में उसने अपनी ताकत और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वही हासिल किया जो वह चाहता था। ये सच में अजीब था कि जो बच्चा पहले किताबें जलाता था वही अब इतनी समझदारी से बात कर रहा था। जो बच्चा कभी परिवार के लिए निराशा माना जाता था वह अब बदल चुका था। अब जब उसे मूल्यवान समझा जाने लगा था तो परिवार उसकी पढ़ाई के लिए फंडिंग देने वाला था, साथ ही मैजिक स्टोन्स भी। लेकिन इसके बदले उसे खुद को साबित करना होगा और अपने पिता को निराश नहीं करना होगा। कुछ दिन बीत गए और उसके दोस्त उसके कमरे में आए। अब सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा लग्जूरियस था, यहाँ तक कि मेजेस के लिए एक पर्सनल वर्कशॉप भी बना दिया गया था। उसके अंदर की दीवारों को मैजिकल बैरियर से मजबूत किया गया था। इसके अलावा वहाँ हर तरह के टूल्स, पोशंस और आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए थे। वॉरियर ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यह सब बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा। सौभाग्य से उसके प्यारे पिता हर आखिरी कॉइन खर्च करने के लिए तैयार थे। ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि वह सख्त स्वभाव वाला आदमी अपने ही बेटे के चाम से प्रभावित हो गया। जील भी हैरान थी, क्योंकि कमरे के अंदर स्पिरिट मैजिक को खुलकर इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। इसलिए उसके दोस्त ने इसके लिए एक अलग जगह बनवा दी थी। उस जगह में एंटी वाइब्रेशन डिवाइसेस लगाए गए थे ताकि वह बिना किसी डर के प्रैक्टिस कर सके, और उसे यह भी अनुमति थी कि जब चाहे वह वर्कशॉप का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट चाहता था कि भविष्य में वह सिर्फ एक मेड न रहे बल्कि उसकी राइट हैंड बने, एक ऐसी स्पिरिट मेज जैसी इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। उसकी यह बात सुनकर लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वह पहले से ही हर दिन बिना आराम किए काम करती थी। उसका लक्ष्य साफ था, जितना हो सके उतना सीखना और किसी काम की बनना। दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और सब कुछ ठीक चलता हुआ लग रहा था। तभी अचानक कुछ स्टोन्स चमकने लगे और लड़की का ध्यान उनकी ओर गया। स्पिरिट सर्कल प्रतिक्रिया दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह नियंत्रण से बाहर हो रहा हो। रिचुअल से एक अजीब सी रोशनी निकली और उससे एक अधूरा स्पिरिट बनने लगा। सच कहें तो वह बेहद प्यारा लग रहा था। वह तुरंत उस मेड के साथ दोस्ताना हो गया जिसने अनजाने में उसे समन कर दिया था। लगता था कि लड़की ने बस वर्कशॉप के पास से गुजरते हुए ही गलती से उसे बुला लिया था।
वह छोटा सा मैस्कॉट लड़की की टैलेंट के साथ बिल्कुल मेल खाता था। ये वाकई आश्चर्यजनक था क्योंकि यह टेक्निक अलग तरह की मैजिक मांगती थी। शायद उसकी भावनाओं ने स्पिरिट स्टोन को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया और उसी से वह मस्कॉट बन गया। जो स्टोन्स अभी अभी खरीदे गए थे वे तुरंत इस्तेमाल हो गए। लड़के ने तो सोचा भी नहीं था कि कहानी में इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके अलावा वह छोटा सा अस्तित्व बहुत हाई लेवल का था और उसे इनसाइट से पहचानना भी संभव नहीं था। आकार छोटा होने के बावजूद उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि मानव क्षमताओं से उसे पढ़ना असंभव था। उसका नाम ऐश था और लगता था कि वह लाइट का एक प्राचीन स्पिरिट है। ये सुनकर लड़का चौंक गया क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना प्यारा सा दिखने वाला प्राणी इतना शक्तिशाली होगा। एल्डर स्पिरिट्स इस दुनिया में लगभग सबसे ऊंचे स्तर के माने जाते थे और उन्हें समन करना बेहद कठिन होता था। उसका आकार भले छोटा था लेकिन यह उसका असली रूप नहीं था। अगर वह अपने असली आकार में लौट आता तो पूरा मैंशन ही ढह जाता। वह लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि वे हमेशा के लिए दोस्त बन सकें। इसके लिए दोनों के बीच मजबूत कंपैटिबिलिटी होना जरूरी था। एल्डर स्पिरिट ने सहमति दी और उस शक्तिशाली फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट को सील करने के लिए रिचुअल शुरू कर दिया। मेड ने भी अपनी सहमति दी और इस तरह उसे एक शक्तिशाली साथी मिल गया। जब रिचुअल पूरा हो गया तो उसे अपने नए साथी के लिए एक नाम चुनना था। हीरो ने एक नाम सुझाया और लड़की ने उसे पिकाचू कहने का फैसला किया। ये लड़के की नई शरारत थी। उसने उस स्पिरिट का नाम पिकाचू रख दिया। अब से वही उसका नाम था और लड़की बेहद खुश थी कि उसे एक नया दोस्त मिल गया। टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शानदार तरीके से काम कर रहा था और सब कुछ उम्मीद से बेहतर चल रहा था। कुछ दिन बीत गए और मैंशन में एक नई सुबह फिर से आई। वॉरियर ने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रोटेजे पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना एक बड़े भाई को देना चाहिए था। तभी सामने खड़ा व्यक्ति सामने आया। वह एडोल्फ था जिससे वह काफी समय से नहीं मिला था। चैप्टर 13 की शुरुआत में दोनों भाई एक मीटिंग में बैठे थे और मेड उनकी सेवा कर रही थी। गैंग लीडर ने उस लड़की को पहचान लिया। वह वही लड़की थी जिसे बहुत समय पहले मार्केट में स्लेव के रूप में बेचा गया था। उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह सुंदर है और यह मजाकिया लगता है कि वह आखिरकार एक मेड बन गई। फिर उसने एक भद्दे अंदाज में कहा कि उसे अपने घर भेज दिया जाए। साफ था कि वह यहाँ उस खबर के कारण आया था जिसमें कहा गया था कि बीमारी ठीक हो गई है और उसने बातचीत की शुरुआत ही गलत तरीके से की। हीरो उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूछा कि क्या किसी और को चुना जा सकता है ताकि स्थिति आसानी से संभल जाए। उसे अलग तरह से व्यवहार करना था। अंत में यह सब सिर्फ एक प्रोवोकेशन था। वह आदमी सच में किसी और की मेड को अपने घर नहीं ले जाने वाला था। फिर भी लड़के को समझ आ गया कि फिलहाल उसे झुकना पड़ेगा क्योंकि वह अभी रिश्ता खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लड़का सच में काफी बदल चुका था लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि वह युवा महिलाओं में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रखता है। गैंग लीडर की योजना थी कि उसे धीरे धीरे भ्रष्ट किया जाए और अंधेरे रास्ते पर खींच लिया जाए। लड़के का शरीर अब काफी हद तक ठीक हो चुका था और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे पहले जैसी परेशानी नहीं होती थी। उसकी बीमारी खत्म हो चुकी थी और वह हर दिन बेहतर होता जा रहा था। फिर भी वह पूरी तरह 100% ठीक नहीं हुआ था क्योंकि वह बीमारी बहुत पुरानी थी और उसे एक साथ पूरी तरह ठीक करना आसान नहीं था। उसी समय एमसी ने एक स्पेल दिखाया जिसे उसने खुद बनाया था और जो ओरिजिनल से ज्यादा शक्तिशाली था। इससे उस चालाक आदमी की दिलचस्पी बढ़ गई क्योंकि उसे नई मैजिक बनाने का विचार पसंद था। भले ही वह अपनी पूरी ताकत पर नहीं था, फिर भी वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह अभी सिर्फ फर्स्ट सर्कल का स्टूडेंट था लेकिन लॉर्ड का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था और उसकी स्किल्स हर दिन बेहतर हो रही थीं। मेड द्वारा लाई गई खबर थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लग रही थी लेकिन एक 13 साल के लड़के के लिए यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी। असल में उसे दबाव में रखकर और दूसरे तरीकों से इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता था बजाय तुरंत खत्म करने के। सीधे सीधे उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या वह कंपटीशन में उसके पक्ष में शामिल होना चाहता है। यह सवाल एमसी के लिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा विकल्प दिया जाएगा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और आखिरकार घटनाएं ठीक उसी तरह आगे बढ़ने लगीं जैसा उस चालाक आदमी ने पहले से योजना बना रखी थी। उसकी इस बात से उसे अपने पिता की अनुमति मिल जाएगी और वह उस भरोसे के लिए धन्यवाद देता है। तभी वॉरियर वहां आ जाता है और एडोल्फ को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। लेऑन को मैनिपुलेट करना आसान नहीं था और गेम में भी उसने अभी तक किसी का पक्ष नहीं बदला था। ये सोचकर थोड़ा अजीब लगता था कि एक महान वॉरियर का बेटा
किसी बिगड़ैल बच्चे की रक्षा कर रहा है। एडोल्फ के वहां से जाने के बाद उनके बीच का माहौल और भी अजीब हो गया। आखिरकार भाइयों की बहस खत्म होने के बाद एमसी कमरे में गया। उसने बताया कि वह शायद विकाउंट जेरोम से निपटेगा, जो 5th लीजन के सबसे करीबी एलाइज में से एक है। यह सुनकर उसका दोस्त चौंक गया, क्योंकि यह उसकी पहली लॉयल्टी मिशन होने वाली थी। वह उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था और सबजुगेशन टीम में शामिल होने की पेशकश भी की। लेकिन यह सब क्राइम बॉस का भरोसा जीतने की एक रणनीति का हिस्सा था, इसलिए वह अपने पिता के एलाइज को साथ नहीं ले जा सकता था। साफ था कि यह एक ट्रैप था, जिससे यह परखा जाएगा कि असली लड़ाई में एमसी कितना उपयोगी है। सौभाग्य से अब वह अपने बनाए हुए मैजिक से खुद की रक्षा कर सकता था। फिर भी उसने तय किया कि वह अपनी पूरी मैजिकल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद उसने दूर जंगल में मौजूद एक सेटलमेंट के बारे में पूछा। टेरिटरी के दक्षिण में एक मॉन्स्टर कॉलोनी थी, जहां से समय समय पर खतरा पैदा होता था। मार्की अक्सर अपने सोल्जर्स को वहां भेजता था ताकि वे उन मॉन्स्टर्स को दबा सकें। इस बार लॉर्ड काइल एक असली मेज की तरह तैयार दिख रहा था, जैसे वह सच में इस मिशन के लिए निकलने वाला हो। कुछ ही देर बाद एक आदमी घोड़े से उतरता है, विक, काउंट जेरोम। वह क्राइम बॉस का एलाई था और इस मिशन में प्रोटोगोनिस्ट के साथ उसी टीम में रहने वाला था। ये उसकी पहली असली लड़ाई थी, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना था और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा भी की जानी थी। दोनों के बीच रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं था और यह साफ था कि वह आदमी सिर्फ एक एहसान के तौर पर यह काम कर रहा था। फिर भी वे दोनों निकल पड़े और रास्ते में ज्यादा बात नहीं हुई। विक काउंट को आदेश मिला था कि वह लड़के पर नजर रखे और देखे कि लड़ाई में उसकी स्किल्स कैसी हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा कमजोर लड़का, जिसके शरीर में एक खतरनाक बीमारी रही है, कोई खास काम कर पाएगा। लड़ाई के दौरान लड़के ने सामने मौजूद गॉब्लिन्स पर लाइटनिंग स्पेल्स छोड़े। हमला बिल्कुल सटीक था, सिर्फ एक ही बार पूरे ग्रुप को खत्म करने के लिए काफी था। यह देखकर पूरी टीम प्रभावित हो गई और सभी का नजरिया बदल गया। सब खुश दिखाई देने लगे। मिशन जल्दी खत्म हो गया और यह हाल के समय की सबसे आसान सबजुगेशन साबित हुई, सिर्फ हीरो की वजह से। विक काउंट ने इससे पहले कभी इतनी आसान जीत नहीं देखी थी। लड़के की रेपुटेशन तेजी से बढ़कर लेवल 90 तक पहुंच गई। बेशक जब लॉर्ड एडोल्फ को पता चलेगा कि उसके छोटे भाई ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो वह जरूर खुश होगा। अब अगला कदम वही होगा जो उसने पहले से योजना में सोचा था। चैप्टर 14 की शुरुआत कैंप में होती है। जीत की खुशी में सभी जश्न मना रहे थे, क्योंकि इस बार की सफलता का श्रेय उस बच्चे को जा रहा था। लड़का मासूमियत से कहता है कि वह इस तारीफ का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने कोई खास काम नहीं किया। लेकिन सोल्जर्स मानते हैं कि उन्होंने यंग मास्टर को पहले गलत समझा था और अब वे उसकी स्किल्स की खुलकर तारीफ करने लगे। लड़ाई में अच्छा होने के साथ साथ उसने कैंप का साधारण खाना खाने को लेकर भी कोई शिकायत नहीं की। उसकी मैच्योरिटी उसकी उम्र से कहीं ज्यादा लग रही थी। जब उसने सोचा कि उसका भाई भी पहले ऐसे ही खतरनाक मिशंस पर जाता था, तो उसे एहसास हुआ कि जब उसकी बारी आई है तो वह एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। सैनिक यह देखकर हैरान रह गए कि वह क्राइम बॉस की इतनी इज्जत करता है। असल में उसकी योजना बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रही थी। अब सोल्जर्स प्रोटैगनिस्ट को पसंद करने लगे थे और वे उसके बारे में अच्छी बातें फैलाने को तैयार थे। जब बाकी सभी सो गए, तब वह एडवेंचरर कैंप से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सैर के लिए निकल पड़ा। क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा था, किसी को उस पर शक नहीं हुआ और सभी ने उसकी मासूमियत पर भरोसा कर लिया। आज की जीत के बाद नाइट्स पूरी तरह थक चुके थे और अपने बिस्तरों पर गिरते ही सो गए। सिर्फ कुछ गार्ड्स बचे थे, जो खुद भी इतने थके हुए थे कि मुश्किल से ध्यान दे पा रहे थे। अब वह कुछ ओजीआर्स को मारने की कोशिश करने वाला था, ताकि पहले की तरह ज्यादा से ज्यादा एक्सपी हासिल कर सके। उसने अपनी जेब से एक परफ्यूम निकाला, जिसकी खुशबू 10 किलोमीटर और दूर तक उन जायंट्स को आकर्षित कर सकती थी। कुछ दिन पहले ही उसे एहसास हुआ था कि वह दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने ऐसी खुशबू बनाई है जो इन मॉन्स्टर्स को आकर्षित करती है, और इसके लिए उसने किसी भी पुराने रेसिपी का इस्तेमाल नहीं किया था। इस परफ्यूम की क्वालिटी और उसकी खुशबू जितनी बेहतर होगी, उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स एक साथ खींचे चले आएंगे। समस्या यह थी कि उनकी टीम गॉब्लिन्स का शिकार करने आई थी, जबकि ओजार्स उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। टीम में 12 अनुभवी नाइट्स थे और वे कमजोर एनिमीज से आसानी से निपट सकते थे। लेकिन जायंट्स पूरी तरह अलग स्तर के खतरे थे। हालांकि वे क्राइम बॉस के प्रति वफादार थे, लेकिन उनकी इंडिविजुअल स्किल्स ज्यादा खास नहीं थीं। असल में वे सिर्फ कैनन फॉडर जैसे थे, सड़क के अपराधी जिन्हें उस धोखेबाज आदमी ने बहला फुसलाकर एक लीजन में बदल दिया था। उन लोगों का ब्रेन वॉशिंग इतना गहरा था कि वे पूरी तरह फेनेटिक्स बन गए थे। उसी वजह से उनके मास्टर का प्रभाव बहुत आसानी से फैल गया था। ये लोग बिना सोचे समझे आदेश मानते थे और उनके मास्टर की हर चाल से कोई भी त्रासदी हो सकती थी। इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने तय किया कि सक्सेशन डे से पहले वह 5th लीजन को जितना हो सके उतना कमजोर करेगा।
शुरुआत के लिए उसने योजना बनाई कि इन 12 फाइटर्स को एक शक्तिशाली ओजर से आखिरी सांस तक लड़ने पर मजबूर किया जाए। उसकी योजना साफ थी, जब यह घातक लड़ाई खत्म होगी तो सिर्फ वही जिंदा बचेगा। जैसे ही उसने सेंट एक्टिवेट किया, ज्यादा देर नहीं लगी। आसपास के जंगल में फैली खुशबू से खींचकर एक 2 सिर वाला विशाल क्रीचर वहां पहुंच गया। थके हुए वॉरियर्स उस जायंट को देखकर पूरी तरह चौंक गए। वह दैत्य आसानी से उनके साथियों को खत्म करने लगा। टीम का एक बहादुर सैनिक सबको रुकने के लिए कहता है और उनसे भागने की विनती नहीं करने को कहता है। दुर्भाग्य से उसका अंत बेहद क्रूर होता है और जल्दी ही सबको समझ आ जाता है कि भागना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वह टीम के सबसे ताकतवर सैनिकों में से एक था। अब सिर्फ मध्यम स्तर के सैनिक बचे थे और वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। सबका हौसला बढ़ाने के लिए वह पूछता है कि क्या यही किसी सम्मानित वॉरियर का व्यवहार होगा। अगर वे इस मिशन में असफल हुए तो ये ओजर्स एलाइड टेरिटोरी में घुसकर लोगों का नरसंहार कर देंगे। वह नेतृत्व संभालता है और सबको आदेश देता है कि अब से वे उसकी बात मानें। सौभाग्य से विक काउंट एक हाई लेवल वॉरियर था और उसने कहा कि वह इसे अकेले संभाल सकता है, लेकिन एमसी मदद नहीं लेना चाहता था। वह अंत तक वहीं रहने वाला था और मैजिक से उसका साथ देगा। वह जानता था कि अगर उसने अपने लोगों को छोड़ दिया तो वह अपने भाई का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वह एक स्पेल कास्ट करता है और वॉरियर को अपनी एबिलिटीज से और मजबूत बना देता है। क्योंकि यह सिर्फ फर्स्ट सर्कल मैजिक था, इसीलिए वह स्थिति को अभी तक काफी हद तक नियंत्रित कर सकता था। फिर भी वह डरकर पीछे हटने वाला नहीं था। विक काउंट समझ चुका था कि काइल सेना के लिए एक जरूरी एसेट है और अब वह उस पर काफी भरोसा भी करने लगा था। अपनी तलवार की शक्तिशाली स्किल एक्टिवेट करते हुए विक काउंट तैयार हो गया कि जो भी ओजार पास आएगा उसे काट डालेगा। वह सीधा 2 सिर वाले ओजार की ओर दौड़ पड़ा, दोनों सिरों को एक ही वार में अलग करने के इरादे से। बाकी सैनिकों ने जब देखा कि कोई घबराया नहीं है तो वे भी अपनी कमजोर छवि नहीं दिखाना चाहते थे। वे खुद को और उत्साहित करने लगे। प्रोटैगोनिस्ट ने अपने लोगों से कहा कि इस क्रूर लड़ाई में वे अपनी पूरी ताकत लगा दें। उसकी योजना बिल्कुल सही चल रही थी, क्योंकि जिन ओजार्स को उसने बुलाया था वे कमजोर सैनिकों को खत्म कर देंगे। अट्रैक्शन परफ्यूम पूरी तरह सफल रहा था। उसने ऐसे मॉन्स्टर्स भी बुला लिए थे जो सामान्य से 3 गुना ज्यादा ताकतवर थे, और यही वह जगह थी जहां 5th लीजन का एक हिस्सा खत्म होने वाला था। चैप्टर 15 की शुरुआत में विक काउंट खुद को इतना शक्तिशाली महसूस करता है कि उसे लगता है वह ओजार को अकेले ही हरा सकता है। वह ट्विन हेड्स में से एक पर जोरदार वार करता है और तुरंत दोनों सतर्क हो जाते हैं। हवा में चल रही उनकी भयंकर लड़ाई देखकर सब दंग रह जाते हैं। लगभग सभी मजबूत नाइट्स पहले ही गिर चुके थे और कमजोर सैनिक घबराने लगे थे। दूर से यह सब देख रहा छोटा सा साइको अपने प्लान को सफल होते देखकर खुश था। बिना कुछ किए वह अपने दुश्मनों को खत्म होते देख रहा था। अनजाने में उसने यह काम उस विशाल ओजार को सौंप दिया था जो अपनी ही मुट्ठियों से सब खत्म करने वाला था। जेरोम सोचने लगा कि क्या वे सच में यह लड़ाई जीत सकते हैं। उसके दिमाग में आखिरी विकल्प का विचार आने लगा। उसे अंधेरे से मिली एक शक्ति दी गई थी जो उसे और ताकतवर बना सकती थी, लेकिन अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह कभी सामान्य नहीं रह पाएगा। सिल्वर्ड ने कहा था कि ऐसा होने पर वह एक क्रोधित मॉन्स्टर बन जाएगा जिसमें इंसानियत नहीं बचेगी। इसलिए इस शक्ति को किसी साधारण दुश्मन पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह निश्चित रूप से ओजार को हरा सकता था, लेकिन उसके बाद उस दानव के क्रोध से उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। फिर भी शायद यह एक ओजार के हाथों हार कर मरने से बेहतर था। दूर खड़ा काइल कहता है कि वह मैजिकल प्रोटेक्शन देगा। ये सुनकर विक काउंट को और भरोसा मिलता है और मेज की मौजूदगी से उसका हौसला बढ़ जाता है। काइल कहता है कि अभी लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करना जल्दबाजी होगी और वह अपने साथियों पर मेंटल क्लींस स्पेल एक्टिवेट कर देता है। अचानक सबको एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वे खुद को 5th लीजन के सबसे श्रेष्ठ सैनिक समझने लगते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ने का निश्चय करते हैं। वे अपनी असली शक्ति दिखाना चाहते थे। जब वे लड़ रहे थे, एमसी दूर से सब कुछ ध्यान से देख रहा था। कुछ ही सेकंड में एक एक करके सैनिक गिरने लगे, उस विशाल बीस्ट के हाथों मारे जाते हुए। उसकी असली प्रायोरिटी उन 12 नाइट्स को खत्म करना था। अब सिर्फ जेरोम ही बचा था। वह कहता है कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे और म्यूटेंट को खत्म करने के लिए वह आखिरी बार एक सपोर्ट स्पेल मांगता है। वह मोहरों की तरह सबको चला रहा था और अपनी योजना को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा माना चैनल करने लगा। उसी समय उसने एक खास तरह की शक्ति एक्टिवेट की जो बैंगनी आकृतियों के रूप में उसके चारों ओर लिपटने लगी। ओग्यार के पंजों में जकड़ा हुआ वह बस सामने देख सकता था और अपने दुश्मन का सामना कर सकता था। ओगर ठीक उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह सिर्फ एक हाथ से ही उस आदमी को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। सब सैनिकों के सामने उनका नेता कुचल दिया गया और वहीं खत्म हो गया।
यह दृश्य देखकर सभी में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सबको लगा अब उनकी बारी है मरने की। तभी अचानक उस बीस्ट के शरीर को आग घेरने लगी और वह दर्द से चीख उठा। अगले ही पल सबके सामने वह जमीन पर गिर पड़ा, पहले से ही मरा हुआ। लड़ाई खत्म होते ही यंग मास्टर उस दुश्मन के ऊपर चढ़ गया। उसके शरीर के अंदर से उसने एक हाई वैल्यू क्रिस्टल निकाल लिया और अब एक चालाकी भरा कदम उठाने का समय था। वह झूठ बोलना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि विक काउंट की वजह से ही दुश्मन को हराया जा सका। यह जीत उन 12 बहादुर वॉरियर्स और उन सभी की है जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये सुनकर सब उस लॉर्ड की तारीफ करने लगते हैं जिसने बैटलफील्ड पर जीत हासिल की। इस सब्जुगेशन के नतीजे को पूरी तरह सफल माना गया। 2 सिर वाले म्यूटेंट को खत्म कर दिया गया था और साथ ही दर्जनों गॉब्लिन्स भी मारे गए थे, जो इस मिशन का असली लक्ष्य था। हालांकि इस लड़ाई में भारी नुकसान भी हुआ था। जब यह खबर इविल ब्लॉन्ड आदमी तक पहुंची तो उसे यकीन ही नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या यह सच है। उसे बताया गया कि जेरोम जंगल में एक म्यूटेंट के साथ भयानक लड़ाई में मारा गया। हमला इतना तेज था कि उसे डार्कनेस की शक्ति इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। उस आदमी को खोना स्क्वाड के लिए बड़ा झटका था, भले ही बाकी सैनिकों की मौत पर कोई खास चर्चा न हुई हो। अब वे बस कैंप से उस औजार को वापस लाने की कोशिश करना चाहते थे। तभी उसने कहा कि उसे राहत है कि उसका भाई सुरक्षित वापस आ गया। आखिरकार इतने ताकतवर दुश्मन को हराना उस युवा का बड़ा अचीवमेंट था। इसी वजह से उनके पिता को इसकी जानकारी दी जाएगी और सभी को उनके योग्य सम्मान मिलेगा। लेकिन एमसी, जो मासूम भाई का नकाब पहनकर घूम रहा था, वह एडोल्फ को थोड़ा सा खिसकता हुआ दिखने लगा। वह गुस्से और शक के साथ वहां से चला गया। फिर भी फिलहाल ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी आसानी से धोखा खा रहा है। एमसी को अपने भाई की पहचान मिल गई और उसने 5th लीजन को भी खत्म कर दिया। ये सच में एक मास्टर प्ले था और मजाक में उसने कहा कि शायद यह एक ही वार में 3 निशाने लगाने जैसा है। एक म्यूटेंट को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक असली वॉरियर उसे अकेले भी हरा सकता था। हंसते हुए वह कहता है कि शुरुआत में उसने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया था। लगता था कि वह अपने ईविल भाई के करीब पहुंचना चाहता है, बिना आबल को कुछ बताए। यह सब उसकी योजना का हिस्सा था और भविष्य में जब उसकी कीमत समझ में आएगी तो लोग खुद उसे ढूंढते हुए आएंगे। कुछ दिनों बाद परिवार के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में एक्सपीडिशन के नतीजों की समीक्षा की जानी थी और लूट को कैसे बांटना है यह तय होना था। साथ ही पहली बार उस इनर सर्कल में उस युवा के योगदान पर चर्चा होने वाली थी। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह खुलकर बोल सकता था। एक बैरोनेस ने कहा कि यह सब थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, क्योंकि पहले वह लड़का सिर्फ एक कमजोर और बेकार बच्चा था। थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा कि उसे लड़का पसंद है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसे अपनी असली राय कहनी चाहिए या नहीं। आखिरकार वह अभी भी सिर्फ एक फर्स्ट सर्कल मेज था, मतलब एक बिगिनर। बैरोनेस का मानना था कि उसकी ज्यादातर उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उस मिशन में शामिल था और जिंदा वापस आ गया। अंत में उसने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि एमसी अचानक एक रात में इतना मैच्योर हो गया। उसने सबको याद दिलाया कि पहले इस बच्चे ने कितनी परेशानियां खड़ी की थीं। काइल बस मुस्कुरा सकता था, जबकि लोग उसके सामने ही उसकी बुराई कर रहे थे। साफ था कि बैरोनेस ने कभी असली भेड़िए का सामना नहीं किया था, तभी वह ऐसा फैसला दे रही थी। जब वे हॉल में पहुंचे तो एमसी ने शांत आवाज में कहा, यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, इसे अपनी आंखों से देखना पड़ता है। अपने भाई का बचाव करते हुए एबल ने कहा कि मजबूत नाइट्स भी 2 सिर वाले मॉन्स्टर को हराने में संघर्ष करते। कुछ लोगों ने तुरंत जवाब दिया कि यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि नाइट्स ने अपनी जान देकर उस बच्चे की रक्षा की। फिर भी अंतिम वार काइल का था, जिसे वहां बचे हुए गवाहों ने भी पुष्टि की। पहले के मुकाबले अब लड़का अपना समय मैजिक की पढ़ाई में लगा रहा था और बैरोनेस को अपनी निजी नाराजगी को अलग रखना चाहिए। गुस्से में एडोल्फ ने उस आदमी से कहा कि वह सब कुछ खराब करने की कोशिश बंद करे। अपने भाई का साथ देते हुए उसने उसे चेतावनी दी कि वह हद पार न करे। अचानक ऐसा लगने लगा कि अब जब लड़का असली मूल्य दिखाने लगा है, उसी समय ईविल भाई मान जाता है कि काइल को इनाम के तौर पर बहुत बड़ी रकम दी जानी चाहिए। आखिरकार वॉरियर ने अपनी आंखों से लड़के की भयानक लड़ाई देखी थी और उसे इस बात पर कोई शक नहीं था कि उसने क्या किया। इसी वजह से उसे आजादी दे दी जाती है और अब वह आखिरकार मेन रेजिडेंस में आ जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। लेकिन म्यूटेंट से मिला लूट अभी भी योगदान के हिसाब से ही बांटा जाएगा और लड़के को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। मीटिंग के अंत तक एमसी को समझ ही नहीं आता कि उसने इतना सब करने के बाद भी उसे कुछ क्यों नहीं मिला। इसलिए वह अपने पिता से पूछने चला जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने कोई परेशानी भी नहीं पैदा की। लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत तेज दिमाग वाला था। उसे पता था कि लड़के ने ओजार का हार्ट अपने रिवॉर्ड के तौर पर छिपा कर रख लिया है,
यह सुनकर एमसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता और वह कम से कम घर से बाहर जाने की अनुमति मिलने के लिए धन्यवाद कह देता है। तभी गैंग बॉस वहां आ जाता है और लड़के से बात करना चाहता है। वह कहता है कि उसने अपनी तरफ से डील निभाई और पिता को लड़के की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही वह कहता है कि भविष्य में लड़के को याद रखना चाहिए कि वह उसकी कितनी परवाह करता है। दूर खड़ा एबल सोचता है कि काफी समय हो गया है जब उसने अपने छोटे भाई पर ध्यान दिया था और उम्मीद करता है कि कभी उससे आराम से बात करेगा, लेकिन वह समय अब आ चुका था। वह कहता है कि यह कोई अजीब सी एबिलिटी है जिसे उनके पिता भी नहीं समझते। यह सुनकर एमसी उलझन में पड़ जाता है कि वह अचानक बिना वजह इतने सीक्रेट्स क्यों बता रहा है। कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एबल अपने छोटे भाई की तारीफ करने आया था। उसने कहा कि लड़के ने लड़ाई को बहुत अच्छी तरह संभाला और अब वह परिवार में एक सम्मानित मेज बन चुका है। फिर उसने पूछा कि क्या बाद में उसके पास समय होगा ताकि वे साथ में खाना खा सकें। उसने बताया कि वह एक छोटा सा गैदरिंग करना चाहता है जहां वह फॉरेस्ट एक्सपीडिशन की पूरी कहानी सुनना चाहता है, लेकिन लड़के को शक था कि वॉरियर उसके अचीवमेंट्स के बारे में पूछने के पीछे कोई छिपा हुआ कारण रखता है। और तभी अबेल कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने लगता है जिन्हें उनके पिता भी नहीं जानते थे। साफ था कि वह एमसी को रिक्रूट करना चाहता था ताकि बहुत देर होने से पहले अडोल्फ द्वारा बनाई गई ताकतों को खत्म किया जा सके। एमसी को अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुनने पड़े और उसने पूछा कि उसे वह सीक्रेट कैसे पता चला। उसने कहा कि उसे डर है कि अगर इतनी बड़ी बात बाहर आ गई तो क्या हो सकता है। एक बड़े भाई की तरह एबल साफ तौर पर बदले में कुछ चाहता था, लेकिन छोटा भाई साफ साफ कह देता है कि वह मिडिल ब्रदर के पक्ष में नहीं है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छे लोगों के साथ भी जुड़ने वाला है। कुछ समय बीतता है और एडोल्फ को अपनी डार्क पावर्स के साथ पूरी ताकत लगाते हुए दिखाया जाता है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि उसका बड़ा भाई भी काइल से बात करने गया था। यह बात क्राइम बॉस को गुस्सा दिला देती है क्योंकि उसने सबसे पहले लड़के की टैलेंट को पहचाना था और वह यह बढ़त खोना नहीं चाहता था। अगर एमसी पक्ष बदल लेता है तो एडोल्फ उसे दुश्मन बनने देने के बजाय जहर देकर खत्म करना ज्यादा पसंद करेगा। शायद इसी वजह से वह मेड मैंशन में मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे काम किए जा सकें। वापस फैमिली की बातचीत पर आते हैं। एबल जानना चाहता है कि सबसे छोटा भाई हाल ही में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। एमसी ईमानदारी से कहता है कि बड़ा भाई वास्तव में बहुत दयालु है और यह सुनकर एबल थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। जब वह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है तो उसे कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊंचा है। बस एक ही खराब बात थी, उनके रिलेशनशिप में कोई फेवर पॉइंट्स नहीं थे, सब कुछ न्यूट्रल था। एमसी उसके सामने थोड़ा अजीब व्यवहार करता रहता है और अच्छा ब्लॉन्ड भाई समझ ही नहीं पाता कि कैसे प्रतिक्रिया दे। फिर एबल माफी मांगता है। वह कहता है कि बड़ा भाई होने के बावजूद उसके पास कभी समय नहीं था कि वह छोटे भाई का ख्याल रख सके। एमसी उसे माफ कर देता है क्योंकि वह खुद पहले बहुत खराब व्यवहार करता था और इसी वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था। यह सुनकर एबल हंस पड़ता है क्योंकि लड़का सच में बहुत चतुर और मजेदार तरीके से बातें करता है। उसे अफसोस होता है कि उसने पहले अपने समझदार भाई के साथ रिश्ता नहीं बनाया और अब वह लगभग एडोल्फ के हाथों खो गया है। वह कहता है कि वह वही सब दे सकता है जो दूसरी तरफ वादा किया जा रहा है, बल्कि उससे भी बेहतर शर्तों पर। वह इस डील को छोड़ना नहीं चाहता और पूछता है कि क्या अभी भी फैसला बदलने की गुंजाइश है। यह सुनकर लड़का थोड़ा चिंतित हो जाता है और पूछता है कि अगर वह दुश्मन की तरफ चला गया तो क्या उसे खत्म कर दिया जाएगा। आखिरकार अडोल्फ अलग तरह का इंसान है और वह अपने ही परिवार के प्रति भी क्रूर है। अगर वह गद्दार बन गया तो उसे रास्ते से हटाने के लिए वे कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे। भले ही वह एक प्रोडिजी मेज है, लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को पूरी तरह बचा सके। ये पहली बार था जब परिवार में किसी ने एबल को क्राइम बॉस के बारे में इतनी गहरी समझ दिखाई थी। मजेदार बात यह थी कि एबल ने इस आकलन से असहमति नहीं जताई। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया और इससे उन्हें बातचीत की शुरुआत की याद आ गई जब एमसी ने कहा था कि उसकी बेकार सी स्किल बस इतनी है कि उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। जब वह छोटा था तब से ही उसे अक्सर किसी भयानक घटना से पहले एक अजीब सा डर महसूस हो जाता था और जब भी उसने उस गट फीलिंग की बात मानी वह खतरनाक हालात से बच गया। जैसे जैसे सेरेमनी का दिन पास आता जा रहा था यह एहसास और भी तेज हो रहा था, खासकर जब वह ईवल भाई के आसपास होता। ये स्किल किसी फ्यूचर साइट जैसी लगती थी, एमसी की इंट्यूशन की तरह। लड़के के शरीर में आने के बाद उसने एक ऐसी टैलेंट भी विकसित कर ली थी जो पहले उसके पास नहीं थी। उसी कारण अब दूसरे एनपीसीज में भी सिस्टम चेंजेस हो रहे थे जो पहले कभी नहीं हुए थे। फिर भी एडोल्फ परिवार का सदस्य था और मार्की का दूसरा सीधा उत्तराधिकारी भी, इसलिए कोई भी सीधे सीमा पार नहीं कर सकता था। लेकिन एमसी यहाँ इसलिए था क्योंकि उसे एक बेहद बुरा एहसास हो रहा था
जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था। वह अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करता था और जानता था कि अगर एडोल्फ मरिस बन गया तो परिवार खत्म हो जाएगा और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, यंग मास्टर भी नहीं। इसलिए उसकी योजना थी कि वह दुश्मन के पक्ष में शामिल हो जाए, सब कुछ करीब से देखे और उनका भरोसा जीत ले। फिर सही समय पर पीछे से उन पर पूरा हमला कर दिया जाए। अगर अच्छा भाई अबेल मदद करे तो योजना कहीं ज्यादा आसानी से सफल हो सकती थी। बड़े भाई होने के नाते अबेल इतने मजबूत प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सका और उसने मदद करने की हामी भर दी। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले एमसी ने उससे एक छोटा सा फेवर मांगा। चैप्टर 18। कुछ दिन पहले उन्हें प्लैटिनम कॉइन्स से भरा एक बैग मिला था, लगभग कई महीनों की सैलरी के बराबर। ब्लॉन्ड दोस्त को हैरानी हुई कि अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। असल में यह पैसा एमसी को एबल से मिला था, जिसने उसे उधार दिया था। वह न सिर्फ आकर्षक था बल्कि बेहद अमीर भी था, और जैसे ही उसने योजना सुनी उसने तुरंत मिशन को फंड कर दिया। यह बात भी चौंकाने वाली थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बड़ा भाई इतना उदार हो सकता है। इसके अलावा उन्हें एक पर्सनल कम्युनिकेटर भी मिला जिसकी मदद से वे बिना एक ही जगह पर हुए भी बात कर सकते थे। यह चीज इतनी महंगी थी कि इसकी कीमत में एक बगीचे वाला मैंशन खरीदा जा सकता था। ये बस बेसिक वर्जन था जो सिर्फ एक व्यक्ति से सीधे संपर्क करने की अनुमति देता था। इसके और भी महंगे वर्जन्स मौजूद थे। साफ था कि एबल के साथ हुई मीटिंग बहुत अच्छी रही और दोनों ने मिलकर एक योजना बना ली। फिलहाल गार्डियन को उस पैसे को संभाल कर रखना था जब तक उसे इस्तेमाल करने का समय न आ जाए। अभी उनके पास उसे खर्च करने की कोई खास जगह नहीं थी और लड़का तो पहले से ही और कॉइन्स कमाने के बारे में सोच रहा था। यह भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई चालाक मेज सोचता है। उसी समय मेड अपने स्टाफ के साथ स्पिरिट मैजिक की ट्रेनिंग कर रही थी। पिकाचू उसके स्टाफ के सिरे से चिपककर आसपास रोशनी करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से मैजिक सही से काम नहीं कर रहा था और रोशनी पैदा नहीं हो पा रही थी। पीट एमसी के सिर से उतरना ही नहीं चाहता था और एमसी मजाक में सोच रहा था कि वह तो एक हेडलैम्प बन गया है। यह देखकर ब्लॉन्ड दोस्त को अचानक एहसास हुआ और उसने सोचा कि वे आखिर एक पहाड़ के अंदर क्या कर रहे हैं। उसे बस इतना याद था कि वे घर से निकलकर एक पड़ोसी क्षेत्र की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक एमसी ने रास्ते में रुकने का फैसला किया और वे एक केव के अंदर आ गए। ये ऐसी जगह थी जहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था क्योंकि एक्सप्लोरेशन के दौरान हर तरह का खतरा छिपा हो सकता था। उसे केव के एंट्रेंस पर मिले गुस्सैल मॉन्स्टर्स याद आए, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे मॉन्स्टर्स कम होते जा रहे थे, जो अजीब था। इसका मतलब था कि इस इलाके के अंत में कोई बड़ा और खतरनाक बॉस मौजूद है। सावधान रहते हुए उसने कहा कि उन्हें तुरंत बाहर लौट जाना चाहिए, लेकिन यह तो प्रोटैगनिस्ट की योजना का हिस्सा था। उसने कहा कि वह इसी वजह से यहाँ आया है। उसने सच कहा था कि उसे अगले टाउन में कुछ काम है, लेकिन उसे यह भी पता था कि रास्ते में एक डंजन है। अगर उसने शुरू से बता दिया होता कि वे डंजन जा रहे हैं तो उसे घर से निकलने ही नहीं दिया जाता। उसके दोनों भाई किसी न किसी तरह उसके साथ आने पर जोर देते और सब कुछ अराजक हो जाता। इसके अलावा एर्जिल की भी समस्या थी। उसकी मैजिक स्पिरिट को गुप्त रूप से ट्रेनिंग की जरूरत थी और उसके बारे में सिर्फ उसके पिता को पता था। अगर बहुत ज्यादा लोग आसपास होते तो वह लूट को खुद के लिए नहीं रख पाता। समस्या यह थी कि लड़की ने अभी अभी मैजिक की पढ़ाई शुरू की थी और एमसी भी अभी सिर्फ लेवल 2 तक पहुंचा था। यह बात उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वह कहता है कि वह जानबूझकर कमजोर होने का नाटक करता है ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। उसके अनुसार उनकी 3 लोगों की पार्टी पहले से ही इतनी मजबूत है कि वे किसी भी बड़े मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। टीम में एक मजबूत टैंक था, एक दयालु हीलर थी और सबसे बढ़कर एक डैमेज मेज था जिसके पास सब कुछ नियंत्रण में था। गर्व से वह कहता है कि उसका मास्टर पहले से ही मजबूत है और भविष्य में और भी ताकतवर बनेगा। बॉडीगार्ड को छेड़ते हुए वह पूछता है कि आखिर में वह किसके प्रति लॉयल्टी की कसम खाएगा, उसके या उसके पिता के। आखिर एक नाइट जिसके 2 मास्टर्स हों वह असल में किसी के प्रति भी पूरी तरह लॉयल नहीं होता। ये सुनकर आदमी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है और सोचने लगता है अभी लियोन मार्की के आदेशों का पालन कर रहा है ताकि बेटे की सुरक्षा कर सके। इसका मतलब यह है कि नाइट वास्तव में मार्की के प्रति लॉयल नहीं है। अगर उसे आज की रात जीतनी है तो उसे एक असली मास्टर चुनना होगा। सिर्फ अपनी स्किल्स दिखा देना काफी नहीं होगा। जब वह सच में उसे स्वीकार कर लेगा तब उसकी सेना के लिए वह हमेशा के लिए एक अटूट शील्ड बन जाएगा। इस तरह तीनों मिलकर उस खतरनाक लैबिरिंथ के अंदर और गहराई तक बढ़ते हैं। आखिर में वे बॉस रूम तक पहुंचते हैं जहां वह मॉन्स्टर पहले से इंतजार कर रहा था। उसका नाम था सैंक्चुअरी का सीक्रेट माइनोटॉर।
इन दीवारों का गार्डियन। गेम में यह जगह बिगिनर्स के बीच काफी लोकप्रिय थी क्योंकि यहाँ एक्सपी और पैसे दोनों आसानी से फार्म किए जा सकते थे, और सबसे अच्छी बात यह थी कि रिवॉर्ड बहुत उदार था जबकि कठिनाई ज्यादा नहीं थी। हमेशा की तरह लालची एमसी अपना ट्रेजर किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। वह मॉन्स्टर एक सामान्य ओजर से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन मेज चतुर था और उसके पास पहले से ही एक परफेक्ट प्लान था जिससे वह उसके अटैक्स को ब्लॉक और काउंटर कर सके। दोनों की सोर्ड और मैजिक के संयोजन से वे मिनोटॉर को गुस्सा दिलाने और उसे ल्यूर करने में सफल हो जाते हैं। यह एक खतरनाक चाल थी और उन्हें हर सेकंड परफेक्ट टाइमिंग के साथ डॉज करना पड़ता था। आदर्श स्थिति में साइड में हटकर हमला बचाना था और जितना हो सके सीधे टकराव से बचना था। जब वह बड़ा मॉन्स्टर थक जाएगा तब वे पास जाकर हमला करेंगे जबकि ओजिल सपोर्ट देगी। क्योंकि यह लड़की की पहली असली लड़ाई थी, इसलिए अगर वह रॉक्स के पीछे छिपकर स्पेल्स कास्ट करे तो भी ठीक था, लेकिन वह जितना हो सके मदद करना चाहती थी। उसने मैजिक सिर्फ छिपने के लिए नहीं सीखी थी। यह देखकर लड़का उसकी बहादुरी की ओर ज्यादा प्रशंसा करता है। इस मिशन में उसका काम था हील करना और बाकी दोनों को सपोर्ट देना ताकि लॉर्ड काइल सुरक्षित रहे। हालांकि उसे तुरंत सुधार दिया जाता है कि सबसे जरूरी बात आखिर तक जिंदा रहना है। जब तक वह गिरती नहीं, उसके हाथ लायन और एमसी दोनों को खड़ा रखेंगे। आखिरी नियम यह था कि जब स्थिति खतरनाक हो जाए तो वह खुद को बचाना न भूले। लड़की यह समझ जाती है और याद करती है कि वह किसी अनजान जगह के डंजन के अंदर है। हीलर की असली अहमियत और मिनोटॉर को हराने की स्ट्रैटेजी वही सीख सकता है जिसे असली लड़ाई का अनुभव हो। यह अजीब था कि वह युवा इतना सब कैसे जानता है जबकि उसने पूरी जिंदगी घर के अंदर ही बिताई थी। लियोन सोचने लगता है कि उसे डंजन स्ट्रैटेजीज के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या यह उसका पहला डंजन है, तब उसे एहसास होता है कि वह खुद को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की तरह पेश कर रहा था। इसीलिए वह झूठ बोल देता है कि गॉब्लिन हंट के दौरान जब उसने ओजर से लड़ाई की थी तब उसने कुछ बेसिक टिप्स सीख ली थीं। लेकिन यह बहाना ज्यादा मजबूत नहीं था क्योंकि वहां मौजूद सोल्जर्स को भी एक साधारण ओजर से निपटना नहीं आता था। इस वजह से वॉरियर के मन में शक पैदा हो जाता है कि यह असली लॉर्ड काइल नहीं है जिसकी उसने इतने समय तक सेवा की थी। वह आदेश देता है कि उसे पकड़ लिया जाए क्योंकि कोई बच्चा अचानक इतना मैच्योर नहीं बन सकता। उसे लगता है कि लड़का किसी ईविल स्पिरिट से पोजेस्ड है और उसे जला देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो प्रोटैगनिस्ट के लिए गेम ओवर हो जाता, लेकिन यह सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था और असल में ऐसा नहीं हुआ। वह जल्दी से कहानी बदल देता है और कहता है कि उसने मिनोटॉर्स के बारे में किताबों में पढ़ा था, साथ ही स्ट्रैटेजी बुक्स में भी। आश्चर्यजनक रूप से ब्लॉन्ड दोस्त को यह बात पसंद आती है और वह प्रभावित होता है कि उसका दोस्त बैटल टैक्टिक्स भी पढ़ता है। वह इतना खुश हो जाता है कि कहता है उसके दोस्त की प्रोग्रेस सच में अद्भुत है। इससे उनका रिलेशनशिप काफी बेहतर हो जाता है और उसे मनाना आसान हो जाता है। फिर भी एमसी को कोई न कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वह हमेशा के लिए मैजिक जीनियस कहलाना नहीं चाहता। आखिरकार लड़की अपने स्टाफ को एक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह चमकाने में सफल हो जाती है। वह हीलिंग स्पेल एक्टिवेट करती है और उसके साथ कई स्पिरिट्स आसपास फैल जाते हैं। यह शक्ति एचपी और डिफेंस दोनों को बढ़ाती है, साथ ही माना और सोर्ड की एनर्जी भी बढ़ाती है। यह ओरिजिनल स्पेल से कहीं ज्यादा मजबूत था क्योंकि लड़की ने इसे अपग्रेड कर दिया था। अब तीनों पूरी तरह उत्साहित थे क्योंकि आखिरकार उस विशाल मिनोटॉर का सामना करने का समय आ गया था। वॉरियर सबसे पहले आगे बढ़ता है और अपनी सोर्ड के साथ सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उसकी योजना थी कि वह मिनोटॉर से सीधा टकराकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचे और उसे थका दे। वह बीस्ट के सिर पर जोरदार वार करता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जवाबी हमला करने के लिए उठ खड़ा होता है। अपने दोस्त की मैजिक की वजह से वॉरियर का शरीर अलग और ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। जब मिनोटॉर पूरी तरह जागता है तो वह पूछता है कि आखिर उसकी नींद में खलल कौन डाल रहा है। तभी वह चिल्लाता है कि जो भी उसके ट्रेजर तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसे वह कभी माफ नहीं करेगा। और जैसे ही वह यह कह रहा था, किसी ने बीच में ही उसके चेहरे पर एक आइस स्पेल मार दिया। उसी समय लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि यह उसी ने किया है। वह दुश्मन पर लगातार कई आइस शॉट्स छोड़ देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वॉरियर अपनी तलवार से साफ और सटीक वार करता है। वह पूरी एकाग्रता से लड़ता है और साबित कर देता है कि वह टीम का सच्चा नाइट है। चैप्टर ट्वीज की शुरुआत में वह मॉन्स्टर के कंधे पर जोरदार वार करता है और ध्यान बिल्कुल नहीं खोता। मॉन्स्टर यह देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतनी हिम्मत दिखा सकता है। गुस्से में वह अपने ट्रेजर के पास आने की हिम्मत करने वालों पर पूरा क्रोध उतार देता है। वह किलिंग ब्लो के लिए तैयार हो जाता है और सबको खत्म करना चाहता है।
कोई भी जिंदा न बचे। सौभाग्य से लड़का पहले ही रोप्स और मैजिक रिचुअल्स तैयार कर चुका था ताकि खुद को बचा सके। उसका हमला रुकते ही मिनोटॉर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जैसे उसका अपमान हुआ हो। फिर भी उस वार की ताकत बहुत भयानक थी और सही समय पर बनी बैरियर ने उसे बचा लिया। काइल की मैजिक बेहद सटीक थी। वह हमेशा अगले मूव का अंदाजा लगा लेता था और धीरे धीरे पूरी लड़ाई का नेतृत्व करने लगा। वह इंस्टिंक्ट से स्थिति को पढ़ता था और मैजिक का इस्तेमाल किसी और की तरह नहीं करता था। इस तरह वह अपनी पावर्स से पूरी लड़ाई को नियंत्रित कर रहा था। इसके बाद वह माइनोटॉर को रोप्स से बांध देता है, जो उसे जमीन से जकड़ लेती है। तुरंत बाद कई मैजिक मिसाइल्स उस बड़े मॉन्स्टर की पीठ पर जाकर लगते हैं। नुकसान इतना ज्यादा होता है कि वह अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। किसी को यकीन नहीं होता कि इतना छोटा मेज इतना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि मॉन्स्टर अभी भी काफी मजबूत था और ज्यादा नुकसान सह सकता था। गुस्से में वह दहाड़ता है कि अब सब खत्म हो जाएगा और अपनी सबसे शक्तिशाली स्किल एक्टिवेट कर देता है। वह टॉर्नेडो की तरह घूमते हुए सीधे उन तीनों की ओर बढ़ता है। उसी समय लायन को फ्रंट लाइन संभालनी पड़ती है, जबकि बाकी दोनों साइड में हट जाते हैं। मैजिक ब्लेसिंग्स मिलने के बाद उसका हौसला और बढ़ जाता है। दौड़ते हुए वह अपनी तलवार पूरी सटीकता से फेंकता है और बुल की गर्दन को निशाना बनाता है। इससे मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भागते हुए नाइट के पीछे दौड़ पड़ता है। इसी दौरान प्रोटेगनिस्ट अपने दिमाग में सेकंड गिन रहा था। डॉज करना ही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी थी ताकि मॉन्स्टर थक जाए। जब ऐसा होगा तब पूरी ताकत से पलटवार करने का मौका मिलेगा। सिर्फ 5 सेकंड बचे थे और मॉन्स्टर पहले से ही थकने लगा था। आखिरकार जब गिनती खत्म हुई तो वह पूरी थकान में वार करता है, लेकिन कुछ सेंटीमीटर से चूक जाता है और नाइट को लगभग पकड़ ही लेता है। उसी समय सभी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती हैं और लड़का पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। सौभाग्य से बुल अचानक रुक जाता है और वहीं जमीन पर जमे रहता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि काइल ने अपने दिमाग में सब कुछ कितनी सटीकता से कैलकुलेट किया था। वह आगे बढ़ता है और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी स्किल लिमिट्स को पार करते हुए वह असली मैजिक को फिर से जगाता है। वह आइस स्पीयर्स बनाता है और उन्हें दुश्मन पर फेंक देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद लड़की वॉरियर के घावों को हील करती है। अब समय था उस लैबिरिंथ के कीमती ट्रेजर को लेने का। उनके सामने एक चेस्ट थी जो इतनी चमकदार थी कि वह एन्चांटेड लग रही थी। अपनी इंट्यूशन से काइल अंदर मौजूद जूल्स और गियर को महसूस कर लेता है। एक शक्तिशाली सोर्ड थी जो सॉलिड डायनासोर बोन आर्टिफैक्ट से बनी थी। इसके अलावा एक सुंदर नेकलेस भी था जिसे स्पिरिट्स निश्चित रूप से पसंद करेंगे। हर किसी को वही चीज मिली जो उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। अब मेज की बारी थी। ट्रेजर के अंदर उसे स्टाफ ऑफ ब्रेवरी मिला जो एक शानदार ऑरा दे रहा था। ये वही ट्रिक थी जिसका इस्तेमाल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स एक ओवरपावर्ड मेज बिल्ड बनाने के लिए करते थे। इस स्टाफ के साथ उसे लंबे समय तक किसी नए वेपन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉरियर की सोर्ड भी कमाल की थी जिसमें मैजिकल इफेक्ट्स थे और जो जोखिम के लायक थी। उसे याद आया कि पहले लॉयल्टी के बारे में यंग मास्टर से उसकी बातचीत हुई थी। मेड को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि उसे लगा कि सिर्फ वही काइल से चीजें ले रही है। वह बिना बदले कुछ इतना कीमती लेना नहीं चाहती थी। वॉरियर भी मानता है कि ये ट्रेजर्स बहुत महंगे हैं और हर कोई इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन काइल समझाता है कि वह यह सब सिर्फ रिवॉर्ड के तौर पर नहीं दे रहा। वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वे और मजबूत बन सकें। वह दोहराता है कि जितने मजबूत वे होंगे उतने ही उनके जिंदा बचने के चांसेस बढ़ेंगे। वह यह भी कहता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें एक स्मार्ट प्लान के साथ अपनी ग्रुप स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। परिवार के नियमों को तोड़ते हुए वह इन सप्लाईज की पूरी जानकारी रिपोर्ट नहीं करेगा ताकि कोई यह न समझ सके कि वह कितना मजबूत हो रहा है। इन आर्टिफैक्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए वह सिर्फ इन्हीं 2 लोगों पर भरोसा कर सकता है। वह फिर से कहता है कि जिंदा रहने का एक ही रास्ता है और मजबूत बनना। फिर वह पूछता है कि क्या यह जोड़ी जो अभी भी थोड़ी झिझक रही है सच में ये गिफ्ट्स स्वीकार करने वाली है। मिशन सफल होने के बाद वे वापस लौटते हैं और तय करते हैं कि अब पड़ोसी शहर की ओर जाना चाहिए। चैप्टर 21। कुछ दिन पहले एम्पालम के आसपास के फार्म्स में कुछ हुआ था। काउंट घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि मैरिस परिवार का कोई व्यक्ति अचानक उसके कासल में आ पहुंचा है। वह जल्दी से वहां पहुंचता है और जानना चाहता है कि आखिर कौन आया है। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है जो परिवार का लीनिएज सिंबल लिए हुए है। उसे पता था कि आने वाली सक्सेशन सेरेमनी किसी तूफान की तरह सब पर गिरने वाली है और एक अनकहा नियम भी था, दूसरे घरानों के मामलों में दखल मत दो। दरवाजा खोलने से पहले ही वह खुद को तैयार कर लेता है क्योंकि वह इस सिरदर्द में पड़ना नहीं चाहता। सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए वह पूछता है कि मरिस परिवार का कोई सदस्य उसकी जमीन पर किस काम से आया है, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि मेहमान आराम से खाना खा रहा है और वह सिर्फ एक बच्चा है।
बिना अनुमति अंदर आने के लिए माफी मांगते हुए लड़का कहता है कि फ्रंटल से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। ये बात काउंट के परिवार के लिए थोड़ा अपमानजनक भी लगती है। फिर उसे याद आता है कि काइल वही बेटा है जिसे पहले सब नापसंद करते थे। हालांकि हाल ही में उसकी ट्रबल मेकर वाली रेप्यूटेशन बदलने लगी थी। अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद काइल ने अपने पुराने व्यवहार के बारे में सोचा और सच में बदलने का फैसला किया। वह कहता है कि अब वह मैजिक की पढ़ाई कर रहा है और धीरे धीरे नए सर्कल्स बना रहा है। ये बात अजीब लगती है क्योंकि सबसे छोटे बेटे के बारे में जो अफवाहें थीं वे कहती थीं कि वह बेहद असहनीय है, लेकिन उसे सामने देखकर काउंट समझ जाता है कि वे सारी बातें झूठ थीं, असलियत से बिल्कुल उलट। उसके मन में आता है कि शायद किसी ने पैसे देकर उन अफवाहों को फैलाया होगा ताकि परिवार की छवि खराब हो सके। फिर भी यह बात प्रभावशाली थी। एक मशहूर सोर्ड्समैन परिवार में जन्मा पहला मेज, यह एक उज्जवल भविष्य का संकेत था। आखिरकार काउंट व्यापार की बात करने के लिए उत्सुक हो जाता है और उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। जाहिर है यह बच्चा इतनी दूर बिना बताए सिर्फ नमस्ते कहने नहीं आया था। माफी मांगते हुए काइल कहता है कि उसे पता है कि सक्सेशन की वजह से उसके परिवार की स्थिति थोड़ी संवेदनशील है। वह बताता है कि वह फार्म से ग्रेन खरीदना चाहता है और उत्तर के सबसे बड़े वेयरहाउस को भरना चाहता है। असल में मैरिज परिवार का पहले से ही काउंट के साथ एक व्यापारिक समझौता था और शायद अब उसे बढ़ाने का समय आ गया था। वह कहता है कि यह सब एक मैजिकल रिसर्च के लिए है जिसे वह अभी प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ एक बार की खरीद नहीं होगी। शहर के पास अगले कई वर्षों के लिए पर्याप्त अनाज है और इससे अच्छी कमाई होगी। भुगतान के तौर पर काइल एक चेस्ट दिखाता है जो चमकते कॉइन्स से भरा है, ऐसे कॉइन्स जो हर जगह मूल्यवान माने जाते हैं। इतनी कम उम्र के बच्चे के पास प्लैटिनम कॉइन्स होना थोड़ा अजीब था। फिर भी काउंट को इस डील में कोई समस्या नहीं दिखती और वह यह भी नहीं पूछता कि रिसर्च किस बारे में है। लेकिन डील खत्म करने से पहले वह यह जरूर जानना चाहता है कि पैसा आया कहां से है, क्योंकि हो सकता है इसका स्रोत संदिग्ध हो, शायद चोरी का भी। आखिरकार मैरिस का यह सदस्य अभी बच्चा ही है और इतनी बड़ी रकम उसकी उम्र से मेल नहीं खाती। सौभाग्य से उसका अमीर बड़ा भाई इस पूरी योजना को फंड कर रहा था। अगर वह इतना पैसा खर्च करने को तैयार है तो इसका मतलब है कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ता मजबूत है। एबल परिवार का सबसे होनहार बेटा था, शांत और सम्मानित। ये डील करना व्हाइट नाइट के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद करेगा। अब कीमतों की बात शुरू होती है। हर ग्रेन सैक की कीमत 4 सिल्वर कॉइन्स थी, इसलिए वे काफी देर तक मोलभाव करते रहे, जबकि ब्लॉन्ड दोस्त चुपचाप बैठा रहा। लंबे समय तक बातचीत के बाद अंत में तय हुआ कि हर सैक के लिए 5 कॉइन्स दिए जाएंगे। बॉडीगार्ड को लड़के की नेगोशिएशन स्किल्स पर काफी गर्व महसूस होता है, खासकर उसकी उम्र को देखते हुए। असल में प्रोटैगनिस्ट ने यह सब असली दुनिया में ऑनलाइन बार्गेनिंग साइट्स को देखकर सीखा था। इम्पेलू माने की योजना का एक हिस्सा पैसा कमाना भी था और ग्रेन खरीदना उसी योजना का भाग था। विचार यह था कि जब ग्रेन सस्ता हो तब ज्यादा से ज्यादा खरीद लिया जाए और जब डिमांड बढ़े तब बेचा जाए। हालांकि उसके राज्य में पहले से ही 1 साल का पर्याप्त भोजन मौजूद था, इसलिए शायद यह बहुत लाभदायक न लगे, लेकिन भविष्य की जानकारी होने के कारण वह सावधानी के तौर पर तैयारी कर रहा था। गेम की कहानी के अनुसार सक्सेशन के तुरंत बाद एक भयानक फैमिन आने वाला था जो व्यापार को अस्त व्यस्त कर देगा और ग्रेन की कीमतें आसमान छू लेंगी। उस समय लोगों के पास चाहे जितना पैसा हो वे खाना नहीं खरीद पाएंगे और कोई यह नहीं देखेगा कि तुम बूढ़े हो या बच्चे। दुर्भाग्य से वह यह बात अपने दोस्त को नहीं बता सकता था, क्योंकि इससे यह खुल जाएगा कि उसे भविष्य की जानकारी है। अब तक लड़के की हर योजना सफल रही थी, इसलिए ब्लॉन्ड दोस्त को भी लगता है कि इस बार भी उसका फैसला सही होगा। इसी के साथ उनका रिलेशनशिप लेवल बढ़कर 50 तक पहुंच जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। शुरू में उनका रिश्ता नेगेटिव में था। एक मेड अचानक कमरे में आती है और बताती है कि काउंट ने डिनर से पहले उसे बुलाया है और वह भूलना नहीं चाहिए। लड़का तुरंत सिटिंग रूम की ओर जाता है। वहां पहुंचते ही उसे बताया जाता है कि काउंट उसे किसी खास व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं। उसके सामने फ्रंटेल की बेटी खड़ी होती है, बैंगनी बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसका नाम है आइरिस नियॉन। यह सब उस लड़के के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह किसी से मिलवाया जाएगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, लड़की शालीनता से कहती है कि उससे पहली बार मिलकर खुशी हुई और अपना परिचय देती है। असल में गेम की दुनिया में आइरिस बेहद स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल कैरेक्टर मानी जाती है। खासकर शुरुआत में वह बहुत पॉपुलर रहती है क्योंकि वह एक पावरफुल एलाई बन जाती है। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या है उसका एरोगेंट पर्सनैलिटी। उसे वीक लोगों से बिल्कुल भी नफरत है। वह साफ कहती है कि अगर कोई उसे डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे डायमंड्स देने होंगे।
उसके अंदर एक तरह का ग्रीडी पर्सनैलिटी ट्रेट है। इसी वजह से गेम में बहुत से प्लेयर्स सिर्फ उससे रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश में ही कंगाल हो गए थे। समय के साथ जब गेम में पावर क्रीप बढ़ने लगा, जो लड़की पहले ए रैंक होने की वजह से बेहद कीमती मानी जाती थी, वही समय के साथ पूरी तरह बेकार समझी जाने लगी और आखिरकार लोगों ने उसे किनारे कर दिया। उसकी मुश्किल और घमंडी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उसके साथ ज्यादा डील करना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात थी। काउंट ने अचानक अपनी बेटी को उससे मिलवाया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। अंदाज भी थोड़ा चालाकी भरा था। काउंट मुस्कुराते हुए कहता है कि दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, इसीलिए दोनों का आपस में अच्छा तालमेल बन सकता है। वह आगे बताता है कि आइरिस भी मैजिक पढ़ रही है, बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट की तरह। अपनी बेटी की तारीफ करते हुए काउंट कहता है कि आइरिस के पास मैजिक के लिए एक्सेप्शनल टैलेंट है। फिर वह समझाता है कि चूंकि दोनों मैजिक सीख रहे हैं, इसीलिए वे साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की नजर से देखें तो साफ दिख रहा था कि आइरिस खुद इस बात से खुश नहीं है। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती इस मुलाकात में शामिल किया गया हो। फिर भी लड़का शालीनता से अपना परिचय देता है और बताता है कि वह मार्केस का 4th सन है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए वह सोचता है कि शायद उसे आइरिस से कुछ अच्छा एडवाइस मिल सके। जब वह क्यूरियोसिटी में उसका स्टेटस चेक करता है तो उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखती है। उनके बीच रिलेशनशिप लेवल -44 पर है, लेकिन उसी स्टेटस में एक और बेहद दिलचस्प चीज दिखाई देती है। आइरिस के पास एक खास टैलेंट है, माना कंपेनियन। ओरिजिनल गेम में यह टैलेंट बेहद ही रेयर माना जाता था, इतना रेयर कि एसएसएस रैंक कैरेक्टर्स में भी सिर्फ 0.01% के पास ही ये एबिलिटी होती थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये बैंगनी बालों वाली लड़की, जिसे गेम में बाद में बेकार समझ लिया गया था, उसके अंदर अभी भी एक बिल्कुल नया पोटेंशियल छिपा हुआ है। उसकी ऑफुल पर्सनैलिटी के बावजूद उसका वह टैलेंट सब कुछ बदल देता है। उसने लॉर्ड एबल और एडोल्फ के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं। उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए वह कहती है कि वह 2nd सर्कल में है, जबकि वह अभी तक 1st सर्कल भी पार नहीं कर पाया। ये बात उसे इरिटेट करती है, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसी अनप्लेजेंट रही है। लेकिन वह समझाता है कि उसे मैजिक सीखते हुए सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं। इतनी जल्दी सर्कल बनाना उसके रिकॉर्ड से भी तेज है, क्योंकि उसे इससे ज्यादा समय लगा था। वैसे भी 13 साल की उम्र में शुरू करना काफी लेट माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग 10 साल तक शुरू कर देते हैं। वह सोचता है कि अगर वह उसे एक वाइनी कैट की तरह समझे तो उसके अनोइंग एटीट्यूड को सह सकता है। वह बताता है कि उसने देर से शुरू किया, क्योंकि उसे पहले एक इलनेस थी और वह हाल ही में उसे ओवरकम कर पाया। यह सुनकर वह अचानक चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उस बैरियर को पार करना कितना मुश्किल होता है। उसके पिता समझाते हैं कि उसे पार करने के लिए शरीर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैना के साथ पैदा होना पड़ता है, इसलिए जो लोग इसे कर पाते हैं उन्हें जीनियसेस और प्रोडिजीज कहा जाता है। सिर्फ 13 साल की उम्र में यंग मास्टर का यह कर पाना सच में इनक्रेडिबल है। उम्मीद है कि आइरिस अपने आसपास के अच्छे इन्फ्लुएंसेस से कुछ सीखेगी, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहती जिसे वह अपने से कमजोर समझती है, क्योंकि उसके हिसाब से वह अभी सिर्फ 1st सर्कल में है। उसकी यही पर्सनैलिटी आगे चलकर बहुत समस्याएं पैदा कर सकती है और इसे जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। और इसी तरह रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 3 की शुरुआत होती है। लड़के का मानना है कि किसी को सिर्फ उसकी अपीयरेंस देखकर जज नहीं करना चाहिए, और वह साबित करना चाहता है कि वह कमजोर नहीं है। जब वह अचानक उसके चेहरे के बहुत पास आ जाता है तो आइरिस घबरा जाती है। काउंट वहीं मौजूद होने के बावजूद वह उसे 1-on-1 ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है। वह कहता है कि अगर वह हार गया तो बिना किसी बहाने के मान लेगा कि वह उससे कमजोर है। लड़की का जवाब सुनकर काउंट भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका अंदाज बेहद अजीब और शर्मिंदा करने वाला था। काउंट सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसी बातें सीखी कहाँ से। लड़का भी हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसी चीजें किस तरह की किताबों में पढ़ने को मिलती होंगी। पता चलता है कि उसे अजीब तरह के रोमांस नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, जो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर भी लड़का पीछे नहीं हटता और कहता है कि अगर वह हार गया तो वह उसकी किसी भी शर्त को मान लेगा। ये सुनकर काउंट फिर से चौंक जाता है। आखिरकार लड़का शर्त बदलते हुए कहता है कि अगर वह जीत गया तो भविष्य में वह उसका नया टीचर बनेगा, और इसके साथ साथ एक और शर्त भी होगी। अगर वह जीत गया तो आइरिस को यह वादा करना होगा कि वह आगे से कभी भी लोअर रैंक वाले किसी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं बोलेगी और उन्हें नीचा नहीं दिखाएगी। ये सुनकर आइरिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह घमंडी है
और उसे पूरा भरोसा है कि फर्स्ट सर्कल का कोई बिगिनर उसे हरा ही नहीं सकता। काउंट थोड़ा शर्मिंदा होकर मान लेते हैं कि उनकी बेटी की पर्सनैलिटी में सच में समस्या है, क्योंकि बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा स्पॉइल किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में उसे दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा और वह कभी न कभी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसकी उम्र के बच्चों में उसका कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ही खराब है। इसलिए काउंट लड़के से कहते हैं कि वह उसे माफ कर दे, क्योंकि उसका बचपन भी आसान नहीं रहा। उनके हिसाब से यह ड्यूअल उसके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और वह दोनों को लड़ने की अनुमति दे देते हैं। यह सुनकर लड़का उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे बस काउंट की परमिशन चाहिए थी। दूसरी तरफ मैंशन के एक कोने में आइरिस अभी भी गुस्से में है कि एक लड़के ने उसे चुनौती दी, लेकिन साथ ही वह थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि उसे वह लड़का थोड़ा क्यूट लगा था और वह ठान लेती है कि उसे किसी तरह हराकर अपनी शर्त मनवाएगी। असल में काउंट के दिमाग में एक और वजह भी है कि उन्होंने अपनी बेटी को MC से मिलवाया। भले ही वह अभी सिर्फ 11 साल की है, लेकिन उस दुनिया में यही उम्र शादी के प्रस्ताव आने की शुरुआत मानी जाती है। शायद काउंट के मन में यह भी ख्याल हो कि भविष्य में दोनों का रिश्ता बन सकता है। उस दुनिया में नोबल्स की शादी आम लोगों से जल्दी हो जाती है। यह समझकर MC को थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक उसे इस मुलाकात में क्यों बुलाया गया था। वह झुंझलाकर सोचता है कि अगर ऐसा है तो उसे ड्यूअल में आइरिस को और भी बुरी तरह हराना होगा। उसे लगता है कि सिर्फ स्टेटस के लिए किसी ऐसे इंसान से शादी करना गलत होगा जिसकी एटीट्यूड इतनी खराब हो। इसलिए वह पूरी ताकत से लड़ने और उसकी पर्सनैलिटी सुधारने का फैसला करता है। मेड को भी यह सुनकर दुख होता है कि लॉर्ड काइल और आइरिस के बीच मैरिज प्रपोजल की बात हो रही है। अगले दिन आखिरकार बच्चों के ड्यूअल का समय आ जाता है। नियम साफ हैं, लड़ाई सिर्फ मैजिक से होगी और किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर स्थिति खतरनाक लगने लगे तो लड़ाई तुरंत रोक दी जाएगी। इस ड्यूअल का जज गार्डियन होगा। वह एक प्रसिद्ध और अनुभवी नाइट है, इसलिए कोई अनफेयर फैसला नहीं होगा। जैसे ही बैटल शुरू होती है, आइरिस तुरंत अपने फायर वॉन्ड से हमला करती है और MC की ओर जलते हुए एरोज छोड़ देती है। 11 साल की उम्र के हिसाब से उसकी कास्टिंग स्पीड सच में बहुत तेज है, लेकिन हीरो के पास एडवांटेज है। वह तुरंत अपनी विंड पावर एक्टिवेट करता है और उन एरोज को रास्ते से हटा देता है। हवा से आग को डिफ्लेक्ट करना सच में एक स्मार्ट मूव था। यह देखकर आइरिस चिढ़ जाती है और कहती है कि उसकी मैजिकल पावर को कम मत समझो, वह हारने वाली नहीं है। वह फिर से एक और फायर स्पेल छोड़ती है, इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर, लेकिन MC तैयार था और वह एक एनर्जी डोम बनाकर खुद को बचा लेता है। शांत रहकर वह मानता है कि लड़की सच में बहादुर है और उसकी एबिलिटी इम्प्रेसिव है। अब काउंटर अटैक के लिए वह एक एनर्जी रिचुअल शुरू करता है और पूछता है कि क्या वह इसे रोक पाएगी। यह देखकर काउंट भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हीरो एक साथ 2 स्पेल्स कास्ट कर पाएगा। यह टेक्निक तो अनुभवी मेजेस के लिए भी मुश्किल होती है, जबकि वह अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। आखिरी पल में आइरिस एक शील्ड स्पेल एक्टिवेट कर लेती है, जो उसे उस अटैक से बचा लेता है जो लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन उसकी फायर अटैक हवा में अब्जॉर्ब हो जाती है। अब वह सच में घबरा जाती है और जल्दी जल्दी और स्पेल्स कास्ट करने लगती है। तभी अचानक हीरो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और अपना स्टाफ उसके चेहरे के सामने रख देता है। यही पल था जब लड़ाई लगभग खत्म हो जाती है और साफ हो जाता है कि बेहतर मेज कौन है। लड़का इस जीत से बहुत खुश है, जबकि आइरिस पूरी तरह शॉक्ड खड़ी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह पहली बार एक फर्स्ट सर्कल मेज से हार गई है। वह गुस्से में चिल्लाती है कि यह सिर्फ लक था और यह जीत मान्य नहीं है। वह रीमैच की मांग करती है और कहती है कि उस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं थी। हीरो मान जाता है, क्योंकि उसे पता है कि नतीजा अलग नहीं होगा। इससे आइरिस और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस बार वह जरूर जीतेगी। एक के बाद एक 5 राउंड्स होते हैं और हर बार जीत लॉर्ड काइल की ही होती है। वह जितनी बार कोशिश करती है, नतीजा वही रहता है। आखिरकार वह कहता है कि लड़ाई खत्म कर देते हैं, क्योंकि शायद उसका माना भी खत्म हो चुका है। ये सुनकर आइरिस इतना गुस्सा हो जाती है कि सबके सामने रोने लगती है। वह टैंट्रम करती है, क्योंकि वह ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से हार गई जिसे वह कमजोर समझती थी। अनजाने में MC ने उसे रुला दिया था। शायद वह उससे थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया था। उसी रात काउंट उसे बैंक्वेट के लिए नए कपड़े देते हैं। यह एक फॉर्मल इवेंट है, इसलिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि वहां हर कोई सजे धजे आएगा। काउंट का व्यवहार फिर भी फ्रेंडली रहता है, क्योंकि अपनी बेटी के रोने के बावजूद वह MC को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं।